सिक्का दोनों का होता है, हेड्स का भी और टेल्स का भी, पर वक्त सिर्फ उसका आता है जो पलटकर ऊपर आता है। अब तुम्हारे पास अपनी चॉइस है अपना सिक्का चुनने की और अपना वक्त चुनने की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेटा लेक्चर नंबर 2 जीओसी नोमेनक्लेचर का, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड हाइड्रोकार्बन्स। बट स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो आपके कमेंट्स को देख के एक दो डाउट्स थे, तो सबसे पहले मैंने आपको लिया है कि क्या क्या डाउट्स है वो आपके डिस्कस कर लेते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे अपने आगे का लेक्चर। तो आपके कुछ डाउट्स थे। एक तो ये था इस वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो बेटा, कभी भी ठीक है, कभी भी आपको देखो एक बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो सबसे पहले अगर इसमें पाई बॉन्ड काउंट करूं तो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि सर डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं। तो डबल बॉन्ड कितने हमारे पास? 1 2 3 4 4 डबल बॉन्ड है, मतलब कितने पाई हो गए? 4। तो 4 पाई बॉन्ड हो गए, 4 पाई बॉन्ड हो गए। बट अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? पाई इलेक्ट्रॉन की। तो बॉन्ड कितने? 4। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4 × 2। कितने हो जाएंगे? 8। तो अगर क्वेश्चन में पाई बॉन्ड पूछेगा तो हम पाई बॉन्ड बताएंगे, और अगर क्वेश्चन में पाई इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो हम पाई इलेक्ट्रॉन बताएंगे। क्लियर है? एक डाउट था डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का, इसमें वैसे एक्चुअली कुछ डाउट था नहीं। ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या बताया था मैंने? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बताया था कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है उस हाइड्रोजन का वही डिग्री होता है। जिस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो हमें क्या करना है? कार्बन का डिग्री निकालना है। तो जो कार्बन का डिग्री होगा वही क्या होगा? उसका हाइड्रोजन का डिग्री होगा। तो अगर मैं इस कार्बन को देखे, इस कार्बन को देखे, इस कार्बन को देखे, इस कार्बन को देखे और इस कार्बन को देखे, तो ये सारे कार्बन, ये भी एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ये भी एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ये भी एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है और ये भी एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है। इन सभी का डिग्री कितना है? इन सभी का डिग्री हमारे पास 1 डिग्री। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। क्लियर है? इसके बाद अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो ये कार्बन कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है? एक राइट एक लेफ्ट। कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो इसका डिग्री कितना हो गया? 2 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री। और अगर मैं इस कार्बन को देखूं, इस कार्बन को अगर हम देखें तो ये कार्बन कितने के साथ कनेक्टेड है? 1 2 और एक ये 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो इस हाइड्रोजन का जो डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा? 3 डिग्री। क्लियर है? 4 डिग्री कार्बन का भी, 4 डिग्री हाइड्रोजन का भी हो नहीं सकता, क्योंकि कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 हो सकती है। ठीक है, तो 4 तो कार्बन ही कनेक्टेड है, तो हाइड्रोजन कहां से कनेक्ट रहेगा? ठीक है, तो ये हमारे पास थे डाउट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ठीक है, नेम से पता चल रहा है कि सर कुछ हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी वगैरह होगी, तो बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से पढ़ेंगे, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है आपको। ठीक है, आपने शायद काफी जगह कुछ फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो कोई फॉर्मूले की नीड नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और आप सिर्फ कंपाउंड को देखोगे और डायरेक्टली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता दोगे। तो क्या है हमारे पास? तो देखो पहले सिंपल समझते हैं हम। एल्केन, एल्केन क्या होता है हमारे पास? एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये तो हम मतलब 9th-10th में भी पढ़ा है हमने। ठीक है, n की वैल्यू मान लेते हैं अगर 1 रखूं मैं, तो n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो इधर फॉर्मूला बनेगा क्या? CH4। ठीक है, n की वैल्यू अगर बोले कि सर 2 रखे, तो n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? C2 और H कितना हो जाएगा? 6। तो C2H6 इस टाइप का कंपाउंड रहेगा। ठीक है, अब हमने किया क्या? आप इधर ध्यान से देखना, मैं n=3 लेता हूं। n= क्या लेता हूं? 3। तो अगर मैं n=3 लेता हूं, इसके लिए ले रहे हैं हम ना, तो n=3 लिया मैंने, तो हमारे पास फॉर्मूला बना, क्या बना? C3H8। C3H8।
तो अब एक स्टूडेंट बोलता है कि सर हम क्या करते हैं, इसमें से 2 हाइड्रोजन कम कर देते हैं, 2 हाइड्रोजन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और देखते हैं कि सर क्या कंपाउंड बन रहा है। तो 2 हाइड्रोजन अगर मैं कम करता हूं तो क्या हो रहा है हमारे पास, -2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन कम करते क्या हो गया भाई, कार्बन तो कम हुए नहीं, तो C3H6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, C3H6। ठीक है, इसके बाद फिर से अगर 2 हाइड्रोजन हम कम करें, फिर से अगर 2 हाइड्रोजन कम करें तो क्या हो रहा है हमारे पास, -2H। तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, हमारे पास बन जाएगा सर C3, 2 हाइड्रोजन और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, C3H4। क्लियर है। अब देखो ये हमारे पास अगर मैं n इजिकल टू इसमें 3 रखता हूं, n इजिकल टू अगर इधर 3 रखते हैं हम, तो क्या फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो C3 और H कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है भाई, तो ये हो गया हमारे पास C3H6। और अगर मैं इसमें n की वैल्यू 3 रखता हूं तो क्या बनेगा हमारे पास, n की वैल्यू 3 रखते क्या बन रहा है सर, C3H4। क्लियर है, तो ये फॉर्मूले कहीं ना कहीं इधर से आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम देखें तो C3H8 ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। कैसा है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब आप ये तो नहीं पूछोगे कि सर सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड होता है जिसमें सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड है, या फिर मैं इसको बोलूं इधर कि ये क्या हमारे पास एल्केन है। क्या है, एल्केन। और ये हमारे पास एल्केन है और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 0। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है इसका, 0 है। अब अगर मैं इसमें से 2 हाइड्रोजन कम कर देता हूं, 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कर देता हूं, तो हमारे पास फॉर्मूला बना C3H6 और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम बोलते हैं 1। कितना बोलते हैं बेटा, 1। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया 1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसमें से 2 हाइड्रोजन और कम कर देता हूं तो उस वाले केस में हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा, 2। अब हुआ क्या, इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि हमारे पास ये फॉर्मूला था C3H8। क्या था, C3H8 था। ठीक है, C3H8 में से हमने 2 हाइड्रोजन कम किए तो C3H6 बन गया। ठीक है, और DU बोल रहे हो आप 1। इसका मतलब ये है कि अगर 2 हाइड्रोजन की कमी हो रही है, अगर मैं एल्केन के फॉर्मूले से, कमी किससे, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो एल्केन के जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, मतलब डबल से 2 ज्यादा, जितने कार्बन होते हैं उसका डबल करेंगे, उसमें 2 ऐड करेंगे, हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो C3 का डबल कितना है, 6। ठीक है, और 6 + 2 कितना होगा, 8। तो एल्केन का फॉर्मूला रहेगा, उसमें से जितने हाइड्रोजन, कितने का हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, 2। तो अगर 2 हाइड्रोजन कम होते हैं तो DU कितना होता है, 1। अब अगर मैं इधर चेक करूं, इधर, तो हमारे पास इधर कितने हाइड्रोजन कम हो गए सर, इधर तो हमारे पास टोटल अगर देखें तो हम -4 हाइड्रोजन हो गए। कितने हो गए, -4 हाइड्रोजन हो गए। तो अगर -4 हाइड्रोजन है तो DU कितना आ रहा है, 2। तो इसका मतलब बेसिकली ये हो गया कि सर 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी से 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ रहा है। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना जनरेट हो रहा है, 1। इसका मतलब यह है कि सर अगर हमें कैसे भी करके यह पता लग जाए कि एल्केन के फॉर्मूले में कितने हाइड्रोजन कम है, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है, कार्बन तो हमें पता लग ही जाएगा, तो कार्बन के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे कि एल्केन में कितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे। जितने हाइड्रोजन कम होंगे उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा। जैसे हमारे पास इधर कितने थे, 8, इधर कितने, 4, तो 8 - 4 किए हमने, 8 - 4 किए तो कितना आ गया, 4, और 4 को किससे डिवाइड कर दिया, 2 से, तो क्या आ गया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2। क्लियर है। अब इस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का क्या मीनिंग है वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यही फॉर्मूला है बस, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ΔH/2। ठीक है, ΔH कैसे फाइंड करना है आपको समझ में आ गया होगा। ΔH क्या है, ΔH है कि एल्केन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, एल्केन के रेस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन कम है उसके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। ठीक है, अब जो हमने बात की थी हम उसको फिर से करते हैं। ठीक है, हमारे पास इधर फॉर्मूला था C3H8, इसमें से हमने 2 हाइड्रोजन कम किए, हमारे पास फॉर्मूला बना C3H6, इसके बाद हमने इसमें से 2 हाइड्रोजन और कम किए, हमारे पास फॉर्मूला बना C3H4। क्लियर है भाई,
ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। ये आपने 2 हाइड्रोजन कम किए, ये आपने 2 हाइड्रोजन कम किए। अब सर आप हमें ये समझा दो कि इसका मीनिंग क्या है कि दो हाइड्रोजन कम कर रहे हैं, उससे क्या डिफरेंस आ रहा है। तो अगर मैं इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर बनाए हम, तो इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगी। अब मेरे हिसाब से वैसे करने में कोई, देखो अब तो मैं ऐसे भी बना सकता हूं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये हो जाएगी हमारे पास, क्लियर है। अब अगर मेरे को C3H6 की स्ट्रक्चर बनानी होगी, किसकी बनानी होगी, C3H6 की, तो C3H6 की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, इस टाइप से, ठीक है। वैलेंसी किससे कंप्लीट होगी, हाइड्रोजन से। ये हो गया हमारे पास H2, ये आ गया हमारे पास H3, और ये आ गया हमारे पास H, ठीक है। एक तो ये हो गई। अब दूसरा बच्चा बोल रहा है कि सर ये मान लो एक राम ने बोल दिया, अब श्याम बोलता है कि यार ये तो राम के पॉइंट बन गए सर के सामने, इसने बता दिया है, अब हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तो उसने बोला कि सर हम भी बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं सर, ऐसा भी बना सकता हूं मैं इसको, CH2 CH2 और CH2। बात समझ में आई। अब देखा यार, मतलब कार्बन तो 3 है, 3 कार्बन, हाइड्रोजन भी 6 है, और सब कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो रही है, इसका मतलब ये फॉर्मूला भी सही है, तो सही है। इसके बाद और कुछ पॉसिबिलिटी तो है नहीं इसमें। अब आए हमें इधर कि सर इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें बोले कि यार डबल बॉन्ड से मेरे पास 2 हाइड्रोजन कम वाला बैलेंस हो रहा है, तो क्यों ना हम भी यही काम कर दे। तो इसने एक डबल बॉन्ड लगाया, हम 2 डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो इसने क्या बोला, 1 2 3, तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो ये H2 और ये H2, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो अभी सभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। अब ऐसे थोड़ी ना है कि एक बॉन्ड बना दिया तो इसके बाद दूसरा बच्चा शांत रहेगा, नहीं। अब दूसरा बोलेगा कि नहीं यार सर इन्होंने किया है तो अब हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तो दूसरा बच्चा क्या बोलता है कि इसने डबल बॉन्ड लगाया, अपन थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्यों ना ट्रिपल बॉन्ड लगा दे। बिल्कुल भाई, ये भी ठीक है। उसने लगा दिया इधर ट्रिपल बॉन्ड, ये CH और ये लगा दिया CH3, इसका फॉर्मूला भी C3H4 ही है, ठीक है। अब बोले कि यार सब काम हो गया, रिंग के बारे में भी सोच सकते हैं क्या, तो बोले रिंग, हाँ ठीक है भाई रिंग भी बना लेते, इतना क्या है। उसने एक रिंग बनाई। अब रिंग बनाते उसके दिमाग में आया कि यार नहीं, ये मैंने रिंग तो बना ली है, बट अब इसमें तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हमारे पास ये तो सेम ही रिंग है, इसमें तो 6 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और कम करने पड़ेंगे। तो तुरंत दिमाग में आया कि 2 हाइड्रोजन कम करने के लिए तो हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड लगाते हैं। तो उसने इसमें डबल बॉन्ड भी लगा दिया, तो ये हमारे पास C3H4 आ गया। इसका मतलब अब देखो क्या हुआ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हो क्या रहा है, इधर हमारे पास 1 DU है, इधर हमारे पास 2 DU है, क्लियर है, और इधर हमारे पास 0 DU है। ये फॉर्मूला सब लोग याद रखेंगे, ठीक है भाई। ये सबको बिल्कुल अच्छे से, ये फॉर्मूला क्या है ये तो मतलब पता ही हमें, ऐसा थोड़ी है कुछ नया सीखा है, ये तो आपको पता है, बस आपको पता नहीं था कि यूज कैसे करना है, क्लियर है भाई। DOU इजिकल टू डेल्टा H अपॉन 2 आ गया हमारे पास, ये आ गया। हाँ, तो डिफरेंस क्या आया, इधर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड थे, तो एक DU जनरेट करने के लिए या तो हम एक डबल बॉन्ड लगा सकते हैं या फिर हम एक रिंग बना सकते हैं। तो 1 DU का मतलब क्या होगा, तो सर 1 DU का मतलब हो जाएगा हमारे पास इधर, 1 DU का मतलब हम लिख सकते हैं, 1 DU का मतलब क्या हो गया, 1 DU का मतलब हो गया सर 1 DU इज इक्वल टू एक पाई बॉन्ड या फिर और एक रिंग। 1 DU का मतलब क्या हो गया, एक पाई बॉन्ड या फिर एक क्या होगी, रिंग होगी हमारे पास, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रहेगा तो उस वाले केस में हम क्या बोले, 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए क्या बोल सकते हैं, 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए हम बोल सकते हैं इधर कि सर 2 DU अगर है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, 2 डबल बॉन्ड, ठीक है सर, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है सर। अब ये याद नहीं रखना है, ये ऐसा नहीं कि याद रखने लग जाओ, ये याद नहीं रखना है, सिर्फ समझनी है चीजें, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ जिससे दिमाग में आ जाए, तो जब कभी ये स्ट्रक्चर वगैरह बना नहीं रहे तो आपके माइंड में रहे कि हाँ यार मैं ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना सकता हूं, ये चीज आइसोमेरिज में बहुत काम आएगी हमारे पास, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एक रिंग प्लस एक पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड ही आएगा, एक ही पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूं। तो और भी हो सकता है एक काम, और 2 रिंग बना सकते हैं हम, ठीक है।
इधर हमने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि 3 कार्बन में हमारे पास 2 रिंग नहीं बना सकता मैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, तो ये पता होना चाहिए। तो अब हमें अगर डी फाइंड करना है तो सर सिंपल सा है, हम क्या करेंगे, डेल्टा एच फाइंड करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। और सर अगर स्ट्रक्चर आ गई तो अब आप हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर मान लो उसने ऐसी कुछ गंदी सी स्ट्रक्चर बना दी, देखो भाई कि सर ये कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका तो आप जितने एग्जांपल दोगे हम सारे कर देंगे, ठीक है भाई। एक दो एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको एग्जांपल दिया कि C3 छोड़ो C5H10 ये है, इसका डी फाइंड करना है। इसका क्या फाइंड करना है, डी, ठीक है। करो आप जल्दी से, एक दो क्वेश्चन देता हूं मैं तब तक आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास C6H14। एक क्वेश्चन और देते हैं हम, एक क्वेश्चन और क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा C8H10 मान लो, या H12 कर देता हूं, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। अब इसका डी फाइंड करना है हमें। तो डी फाइंड करने के लिए तो सर अब तो हमें पता है क्या करेंगे, डेल्टा एच फाइंड करना है ना। तो सॉल्यूशन इस टाइप से हमारे पास कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2। डेल्टा एच कैसे फाइंड करेंगे, C5 है तो मैं इसका एल्केन का फॉर्मूला लिखूंगा C5, तो 5 का डबल 10 प्लस 2 तो ये हो गया 12। तो 12 और 10 में कितने का डिफरेंस, 2 का, तो 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो डी कितना आ गया, 1। इस वाले कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इसमें अगर डी फाइंड करना है तो डी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डी, ठीक है। हाँ C6H14 है तो सर इसका एल्केन का फॉर्मूला लिखेंगे C6, 6 का डबल 12 प्लस 2 14। तो ये तो सेम ही दे रखा है हमारे पास, ये तो हमारे पास सेम ही दे दिया C6H14, मतलब डेल्टा H अपॉन 2 जो लिखना होता है, तो डेल्टा H कितना आ गया, 14 माइनस 14 0 अपॉन 2 कितना होगा, 0। तो इसका डी कितना आ गया बेटा, 0। इसका करके देखें भाई, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास आ गया कि सर फिर से डेल्टा H मतलब डी फाइंड करेंगे, डी इज इक्वल टू डेल्टा H, डेल्टा H कितना आएगा बोलो भाई, सर 8 का डबल होता है 16, 16 प्लस 2 करेंगे कितना आएगा, 18। बात समझ में आई। तो 18 माइनस 12 करेंगे कितना आएगा, 6। तो डेल्टा H अपॉन 2 मतलब 6 अपॉन 2 मतलब 3। बात समझ में आई नहीं आई भाई, 8 है, 8 का डबल किया कितना है, 16 प्लस 2 18, 18 माइनस 12 6, 6 बाई 2 कितना आ गया, 3। ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों ने बोला कि देखो सर ठीक है, बट सर ने जो पढ़ाया उसी के क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन जो पढ़ाया उतना ही दे दिए। सर ने तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन दिए हैं, पहला पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी तो आ सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, सर इसमें हेलोजन्स आ सकते हैं, नाइट्रोजन आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है, सल्फर आ सकता है, तब हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा सर इसमें आपने बताया कि हाइड्रोजन का काउंट करने, तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा तब तो हम हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे, बट सर अगर स्ट्रक्चर मिल गई तब हम क्या करेंगे, तब क्या हाइड्रोजन काउंट करने बैठेंगे, ये तो फिर सर टफ क्वेश्चन हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं भाई कि सर अगर मान लो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, कैसा, ऐसा, कैसा, अरे बोलो भाई कैसा, सर ऐसा आ गया कुछ गंदा सा, ऐसा आ गया, मान लो अभी तो हम हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते, या फिर कोई नहीं कुछ भी चले, हम डरते हैं क्या, नहीं डरते। सर ऐसा कुछ आ गया तब हम कैसा करेंगे, क्या आप हाइड्रोजन काउंट करेंगे, बोलो भाई क्या हाइड्रोजन काउंट करेंगे, और भी देख लो और गंदा बनाते हैं अभी इसको। ऐसा कुछ दे दिया, क्या सर हम हाइड्रोजन काउंट करेंगे, कार्बन काउंट करेंगे, नहीं बेटा ये तो नहीं करने दूंगा मैं आपको। तो क्या करना है, तो हमने दूसरी चीज भी तो सीखी है कि अगर एक रिंग आता है या एक पाई बॉन्ड होता है, एक रिंग या एक पाई बॉन्ड से क्या आता है हमारे पास, 1 डी आता है। तो अब हम काउंट कर लेंगे, देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ये तो देख के बता सकते हैं हम, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर से तुरंत, एंड नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड नंबर ऑफ रिंग तो देख के बता सकते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करते पहले, 1 2 3 4, और कोई है क्या, नहीं। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हमारे पास, 4, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8, ठीक है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो गए, 4। अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रिंग, रिंग तो सर एक ही हमारे पास, ये 6 मेंबर रिंग है, तो रिंग कितनी है हमारे पास, 1। तो इन दोनों का कर देंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड से भी एक डी आता है
और रिंग से भी एक आता है, तो हमारे पास du कितना आ गया 5। सर ये तो उससे भी जी हो गया। बोलो भाई हुआ नहीं हुआ? अरे क्लियर है? क्या करना है आपको, सिंपल पाई बॉन्ड काउंट कर लो और रिंग काउंट कर लो, जो बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं। और करें एक क्वेश्चन? चलो भाई एक और कर लेते हैं। और देखो भाई कुछ गंदा सा क्वेश्चन देखते हैं, कुछ खतरनाक सा दिखने वाला। मान लो ऐसा कुछ दे दे, वो ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है, तो इसका डी फाइंड करो सर। तो इसका डी फाइंड करो, और भी करेगा कुछ? ठीक है इतना काफी है। तो इसका मतलब ये होता है बेटा, अगर ऐसे सर्कल आ जाए, मतलब सारे के सारे कार्बन इस रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज है, तो sp2 हाइब्रिडाइज मतलब डबल बॉन्ड से हम बना देंगे। तो इस स्ट्रक्चर को हम इस टाइप से बना सकते हैं। 3 रिंग तो बनानी है हमें, तो मैंने ये रिंग बनाई। ये आपको दिखने लग जाएंगी चीजें, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना दिखने लग जाएंगे। तो अब क्या करोगे सर, इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, तो ये सारे तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गए। अब मेरे पास ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज करना है, इधर डबल बॉन्ड बना दिया, ये भी करना है, इधर कर दिया। अब ये दोनों भी sp2 हाइब्रिडाइज हो गए, ये नहीं हुए सर, तो इधर कर दिया, ये और ये आ गया हमारे पास। तो बस du अब डायरेक्ट फाइंड करेंगे हम। du कितना आएगा, पहले काउंट करेंगे सर पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो सर पाई बॉन्ड हो गए। रिंग काउंट करेंगे तो 1 2 3, 3 रिंग, तो du कितना आ गया 10। बोलो भाई क्लियर है? तो इजीली कर सकते हो आप। ठीक है सर, एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया हमारे का, कि अगर हमारे पास कंपाउंड की स्ट्रक्चर दे दी तो हमें हाइड्रोजन काउंट नहीं करने पड़ेंगे, हम इजीली कर लेंगे क्वेश्चन को, कोई इश्यू नहीं है। सर बट दूसरा आंसर नहीं मिला हमें, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया उसने, और अगर उसमें हमारे पास मान लो क्वेश्चन क्या है कि सर अगर हमारे पास इस टाइप से आ गया कुछ C3H7Cl, इसका du कितना होगा, या फिर उसने बोल दिया C4H10O, इसका du कितना होगा, ठीक है, तो सर हम क्या करेंगे, बात समझ में आ रही है? तो सर हम क्या करेंगे, तो बेटा मैं क्या बताऊं, ये तो आप ही को करना पड़ेगा, करोगे जैसे भी करना है। नहीं नहीं सर बताओ, कुछ तो बताओ। ठीक है, तो अब हम देखें कि सर जो हाइड्रोजन था वो कैसा था। हाइड्रोजन तो एक बॉन्ड बनाता था, तो हम उसी से चीजों को रिलेट करेंगे। तो अब देखते हैं कि अगर हमारे पास देखो क्या आपके पास क्या मिलेगा, या तो मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट मतलब जो एक बॉन्ड बनाएगा, बाईवेलेंट मतलब जो 2 बॉन्ड बनाएगा, ट्राइवेलेंट मतलब जो 3 बॉन्ड बनाएगा, और इसी टाइप के आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारे पास हेलोजन टाइप के आगे जो मोनोवेलेंट होते हैं, हेलोजन आ गया, या फिर इसी में आपको आ जाता C3H7 और D क्या है, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन जैसा ही होता है, इसी का आइसोटोप है, वो भी मोनोवेलेंट ही है, ठीक है। या फिर आपको आ जाता है इसी में मान लो कि C3H5T3, मान लो कुछ ऐसा आ जाता, ट्रीटियम, ठीक है। तो मतलब मोनोवेलेंट आ गया, बाईवेलेंट आ गया, तो उसमें हमें किस टाइप से करना है। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम कि अगर मोनोवेलेंट एटम आ जाते हैं तो उन्हें हाइड्रोजन ही कंसीडर कर लेना है, हाइड्रोजन मान लेना है आपको। और अगर एक बार हाइड्रोजन मान लिया तब तो सर क्वेश्चन ही हो गया, तब तो हम सेम वैसे ही कर लेंगे ना जैसे अभी करते थे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कैसे सर, फिर से बताओ। तो जो एग्जांपल लिया था उसी को ले ले हम। जैसे मान लो हमारे पास आया C3H7Cl, तो ये मोनोवेलेंट है। अच्छा सर ये बात तो आपकी समझ में आती है, बट अभी है ना हमें ये समझ में नहीं है कि मोनोवेलेंट क्या होता है। तो पहले मैं ये एग्जांपल समझा देता हूं, फिर आपको बताऊंगी मोनोवेलेंट कौन कौन होते हैं और क्या होता है। तो ये आ गया हमारे पास C3H7Cl, तो सर ने बोला कि मोनोवेलेंट को हाइड्रोजन कंसीडर कर लेना है, मतलब मैं इसको ऐसा मान सकता हूं कि ये C3H8 है, क्योंकि क्लोरीन क्या है, मोनोवेलेंट है। तो इस वाले केस में हम फाइंड करेंगे डेल्टा H, क्योंकि du फाइंड करने के लिए क्या होता है, du डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2। तो डेल्टा H कितना आएगा हमारे पास, डेल्टा H सर इसका हम बनाएंगे एल्केन। एल्केन क्या होता है, C3, एल्केन के लिए सर 3 का डबल 6 प्लस 2, तो कितना आ गया H8। तो सर ये तो 0 आ गया, तो 0/2 इज इक्वल टू 0। मतलब इसमें अगर आपसे पूछे कि इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे, क्या इस कंपाउंड के एल्कीन पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्कीन में तो सर डबल बॉन्ड होता है, और हमारे पास du 0 आया, तो एल्कीन हो ही नहीं सकता। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर du 0 है, तो ना तो रिंग बनेगी और ना पाई बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर है? ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई है। अब हमें थोड़ा ये बता दो कि मोनोवेलेंट क्या होता है। तो
तो मोनोवेलेंट बेटा हम इधर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, जो क्या बॉन्ड करता है बेटा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। और इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या मिलेगा आपको, इसमें मिलेंगे अपने पास फ्लोरीन मिल सकता है, क्लोरीन मिल सकता है, ब्रोमीन मिल सकता है, आयोडीन मिल सकता है। जनरली आपको हेलोजन ही मिलेंगे, इसके अलावा अगर कुछ मिलेगा तो ड्यूटेरियम मिल गया, ट्रीटियम मिल गया, बस ये होते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, हेलोजन जैसे कंपाउंड पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका केस मेरे हिसाब से सेलेक्ट गया है, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मोनोवेलेंट एटम आते हैं तो उसको हाइड्रोजन कंसीडर करके बात खत्म। सर ये तो ठीक है, बाईवेलेंट का बता दो। तो बाईवेलेंट का तो यार और भी जी है, बाईवेलेंट को तो नेग्लेक्ट ही कर देना है, उसका तो बेचारे का अस्तित्व ही हमें मिटा देना है। अगर हमारे पास बाईवेलेंट आता है तो उसको हमें नेग्लेक्ट कर देना है। बाईवेलेंट का मतलब सर नाम से पता चल रहा है, बाई मतलब दो, मतलब जो दो बॉन्ड बनाएगा, और दो बॉन्ड बनाने वाला अगर हम ऑर्गेनिक में बात करें तो इधर हमारे पास एग्जांपल में लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना रहे, जैसे ऑक्सीजन भाई साहब हो गए हमारे, या फिर सल्फर भाई साहब हो गए, ऐसे वाले। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, ये हमारे पास बाईवेलेंट है, तो इसको तो क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है। क्या कर देना है बेटा, नेग्लेक्ट कर देना है। तो अब अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो एग्जांपल बता दो सर। एग्जांपल हमारे पास जो हमने लिया था आई थिंक C4H10O लिया था, तो C4H10O जो है इसको हम कैसे देखेंगे, इसको हम देखेंगे कि कार्बन कितने 4, हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन कितने 10 और ऑक्सीजन कितना है 1। ये तो बाईवेलेंट आ गया। अगर बाईवेलेंट आ गया तो क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। मतलब मैं इसको बोलूंगा कि ये तो हमारे पास C4 है, H10 है और ऑक्सीजन है ही नहीं, ऐसा मान सकता हूं। किसके लिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करने के लिए। ठीक है सर, अब तो सर हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, du इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2, और डेल्टा H फाइंड करने के लिए इसका बनाएंगे हम एल्केन, और एल्केन बनाएंगे तो सर C4, 4 का डबल सर 8, और 8 प्लस 2 कितना होता है 10, तो ये आ गया हमारे पास C4H10। तो सर ये 10 ये 10, तो सर डेल्टा H आ गया 0/2 इज इक्वल टू 0। मतलब इसका डिग्री ओपन सैचुरेशन कैसा है, कितना है, 0 है बेटा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बोलो भाई, क्लियर है बात? तो इस टाइप से हम कर लेंगे तो ये तो और भी मतलब इजी हो गया हमारे पास, क्लियर है। अब चाहे कोई कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल दे दे, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दे, हम कर लेंगे। और अगर स्ट्रक्चर बना के दे दी तब तो मिनटों में, मिनटों नहीं सेकंडों में, सेकंडों नहीं सर 10 सेकंड में। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, क्लियर है बेटा? चलो अब ट्राईवेलेंट की भी बात कर लेते हैं। ट्राईवेलेंट में क्या करना है, ट्राईवेलेंट में हम करेंगे कि ट्राईवेलेंट जो आया है तो बेटा उसकी वैलेंसी है ज्यादा, तो उसने बोला कि भैया हम ऑक्सीजन जैसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप हमको हल्के में ले रहे हो और ऑक्सीजन की तरह नेग्लेक्ट कर दोगे ना। अगर हम जाएंगे तो सनम आपको भी लेके साथ जाएंगे, एटलीस्ट एक बंदा तो हमारे साथ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि अगर ट्राईवेलेंट एटम आता है तो उसको एक मोनोवेलेंट एटम दे दो और उसको निकाल दो। बात समझ में आ रही है? फिर नेग्लेक्ट मानेंगे, क्या मतलब हुआ इसको ये भी समझाएंगे। अच्छा, ट्राईवेलेंट एटम होंगे कौन कौन से हमारे पास, एग्जाम्पल के लिए आपको नॉर्मली नाइट्रोजन ही मिलेगा हमारे पास, ठीक है, और नाइट्रोजन फैमिली वाला जैसे फॉस्फोरस मिल गया, बट ऑर्गेनिक में हमें नाइट्रोजन ही मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा ज्यादातर, ठीक है। हाँ भाई, तो ट्राईवेलेंट एटम्स कैन बी नेग्लेक्टेड विद सेम नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। क्या मतलब है इसका, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास C3H7N है, इसका अगर हमें DU फाइंड करना है, इसका क्या फाइंड करना है, DU फाइंड करना है, तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास ये कौन सा एटम है, सर ये तो ट्राईवेलेंट है। क्या है, ट्राईवेलेंट, मतलब 3 बॉन्ड बनाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सर इसको हटाना है, तो ये बोलेगा कि हमें हल्के में नहीं ले सकते, एक हाइड्रोजन को और निकालना है, एक हाइड्रोजन को या मोनोवेलेंट एटम। अच्छा, इसकी जगह और भी कंपाउंड दे सकता था वो, अगर मान लो आपको देता C3H6ClN, तो क्या हम बोल सकते हैं अगर मेरे को DU फाइंड करना है तो इन दोनों को सेम ले। हाँ सर आप ले सकते हो, क्यों, क्योंकि क्लोरीन तो मोनोवेलेंट है, तो इसको तो मैं हाइड्रोजन कंसीडर कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से आप किसी भी एक को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम जब DU फाइंड करेंगे तो क्या बोला है उसने कि ट्राईवेलेंट एटम्स कैन बी नेग्लेक्टेड विद सेम नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ट्राईवेलेंट एटम कितने हैं, एक, तो एक हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, मतलब ये होगा C3H7 थे तो हो गया H6,
और इसका डी जो होगा वही इसका डी होगा, और इसका डी तो हम आंखें बंद करके भी निकाल सकते हैं, डेल्टा एच अपॉन 2। तो डी यू इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2। डेल्टा एच कैसे फाइंड करते हैं सर, हम इसका अल्केन बनाएंगे। अल्केन कैसे बनेगा, C3 का डबल 3 का डबल 6 प्लस 2 कितना होगा, H हो गया सर 8। तो 8 माइनस 6 कितना होता है सर, 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 हुआ। कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। तो ये आ गया हमारे पास डी कितना आ गया इसका, 1। बात समझ में आई। अच्छा, एक ही क्यों निकाला हमने, क्योंकि इधर एक एन है। अगर इधर 2 एन होते तो हम 2 निकालते। कैसे, अगर इधर 3 होते तो हम 3 भी निकालते। कैसे, अगर मान लो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता C5H11N3, मान लो ऐसे आ जाता C5H11N3, तो मैं इसको सबसे पहले ऐसे लिखता कि भैया 3 आए हो तो 3 लेके जाओ, बट निकलो इधर से। तो हम इसको बोलते कि ये है C5H8, और इसका डेल्टा H तो हम फाइंड कर लेंगे। कैसे, डेल्टा H अपॉन 2 फाइंड करना है ना मैं डी के लिए। तो डी यू इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2, और डेल्टा H के लिए क्या करेंगे सर, इसका एल्केनवा बनाएंगे। एल्केनवा नहीं, मतलब एल्केन बनाएंगे। तो एल्केन क्या होगा बेटा, C5, 5 का डबल 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12। क्लियर है। तो 12 माइनस 8 4 बाई 2, तो कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। बात समझ में आई नहीं आई। तो ये हमारे पास आ गया इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो अब मेरे हिसाब से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। चाहे तो वो देखो, अगर हाइड्रोकार्बन दे रहा है डायरेक्टली कर लेंगे, अगर हाइड्रोकार्बन में वो मोनोवेलेंट एटम देगा तो भी उसको हाइड्रोकार्बन मानेंगे, अगर बाईवेलेंट देगा तब भी उसको क्या मानेंगे हम, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि बाईवेलेंट को तो नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर ट्राईवेलेंट आता है तो वो थोड़ा भारी है, तो बोले कि हमें हल्के में नहीं ले सकते, हमारे लिए तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो वो एक मोनो एटम को लेके, एक को नहीं, जितने ट्राईवेलेंट एटम होंगे उतने ही मोनोवेलेंट एटम को लेके जाएगा। क्लियर है। और अगर स्ट्रक्चर बना के दे दी तो हम रिंग काउंट कर लेंगे और पाई बॉन्ड। ध्यान रखना, मैंने पाई बॉन्ड बोला है। पाई बॉन्ड मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो उसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे। बात समझ में आ गई। क्लियर है बेटा। अब एक पॉइंट आता है, मैं नोट इधर लिखवा रहा हूं, आइसोमेरिज में पढ़ाऊंगा तब भी लिखवाऊंगा, इधर भी लिखवा रहा हूं कि आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। इतना सा समझना अभी। तो अगर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो उनका डीयू भी सेम ही होगा। भाई मैं बोल रहा हूं कि ऐसा ही एक कंपाउंड और है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7N है, उसका डीयू कितना होगा सर, वही होगा जो इसका है। बात समझ में आ रही है। तो एक सिंपल सा नोट है, क्या नोट है भाई, नोट है हमारे पास, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इज सेम, इज सेम किसके लिए बेटा, इज सेम फॉर ऑल आइसोमर्स। किसके लिए बेटा, सभी आइसोमर्स के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये हम बात करेंगे आइसोमेरिज में भी बात करेंगे, बट मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आपको बोले, मतलब ठीक है अभी क्या, चलो ठीक है सर बना दो अब इतना। जैसे ये मेरे पास एक है, इसका आइसोमर अगर बनाना है तो ये इसका आइसोमर है। बात समझ में आ गया। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड ए है, ये हमारे पास एक कंपाउंड बी है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर। ये दोनों एक दूसरे के है बेटा आइसोमर। तो इनका जो डी यू आएगा आप फाइंड करना, 0 आएगा। ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है, डी यू 0, इसका भी 0 है, इसको भी 0 है। तो वो यही बोल रहा है कि आइसोमर्स का डी यू सेम रहेगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का। तो भैया बताई दो हमें कि इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है। जल्दी से करो, वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके करेंगे। तो सर ये आ गया, तो इसका तो सर ने बताया था कि अगर ऐसा सर्कल आ जाता है तो sp2 बना देने, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा देने तो sp2 आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी, दिख रहा होगा ये कलर, तो मेरे हिसाब से दिख रहा है, हमें दिख रहा है तो आपको भी अच्छा दिख रहा है इवन। ठीक है भाई, तो इसी से बनाते हैं, या पिंक कलर अच्छा दिख रहा है, नहीं रेड अच्छा दिख रहा है। ठीक है भाई, तो इससे हम बनाते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, एक रिंग, एक रिंग, ये दूसरी रिंग, और ये तीसरी रिंग, और एक रिंग और कनेक्टेड है इसके साथ, ये आगे, और इसमें सर्कल लगा हुआ है, मतलब 1 2 3, इसमें भी सर्कल लगा हुआ है 1 2 3,
इसमें भी सर्कल लगा हुआ है 1 2 3। अगर कोई मान लो इधर डबल बॉन्ड लगाना चाहे वो भी सही है, अल्टरनेट पे लगोगे तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। अब इधर CO2H है सर, इधर तो हमें पता ही नहीं लग रहा कि ये हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको कि सर ये हमारे पास इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है। तो बेटा आपको इतना तो पता है कि कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है 4, तो उसके अकॉर्डिंग हम कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास है C। अब अगर CO2H है मतलब इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो कैसे कनेक्ट होंगे, एक डबल बॉन्ड O के साथ, एक सिंगल बॉन्ड O के साथ, तभी वैलेंसी कंप्लीट होगी ऑक्सीजन की भी और कार्बन की भी। और एक आ गया हमारे पास H ऐसे, ठीक है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको बाद में अभी पता लग जाएगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो अब DU फाइंड कर लोगे, बोलो भाई जल्दी से, अब तो कर ही लेंगे सर। पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो आगे सर पाई बॉन्ड। अब रिंग काउंट कर लेते हैं, रिंग कितनी है हमारे पास, रिंग है सर हमारे पास कितनी, बोलो भाई कौन सा कलर दिखेगा, 1 2 3 4 रिंग, तो 10 और 4 14, तो आंसर आ गया C चेन्नई। बोलो भाई क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो भाई एक क्वेश्चन और करो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ C5H12O, ये तो देखते ही कर दिया होगा यार। बोलो भाई C5H12O का कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, जल्दी से बता दे हमें, कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा सर, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा हमारे पास कितना, बोलो भाई जल्दी से, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा हमारे पास 0, ये आंसर आ जाएगा। बोलो भाई आगरा, क्लियर है, कैसे, क्योंकि सर ये हमारे पास बाइवेलेंट एटम है, कैसा है बेटा, बाइवेलेंट, तो बाइवेलेंट है तो इसको मारेंगे हम इग्नोर, नेग्लेक्ट, तो ये आ गया हमारे पास C5H12। इसका सर अगर हम एल्केन बनाएंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन आ गया, तो C5 का एल्केन क्या होता है 5, 5 का डबल 10 प्लस 2 कितना आ गया 12, तो ये भी 12 ये भी 12, तो डेल्टा H कितना आ गया हमारे पास, डेल्टा H आ गया हमारे पास, डेल्टा H बाई 2 ही तो होता है DU, तो DU इज इक्वल टू डेल्टा H बाई 2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू, सॉरी क्या कर रहे हो सर, फिर से गलत कर रहे हो ना, तो ऐसे बेटा मिस्टेक नहीं करनी है ना, ये बताना चाह रहा हूं मैं कि ऐसे मिस्टेक नहीं करोगे जल्दबाजी में, बात समझ में आ रही है। तो डेल्टा H है 0, तो 0/2 इज इक्वल टू 0, तो आंसर आ गया हमारे पास A फॉर आगरा, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। देखो वैसे तो फंक्शनल ग्रुप्स आप बाद में पढ़ लोगे धीरे धीरे, बट जब तुम स्टार्टिंग में क्वेश्चन सभी करोगे तो आपको काफी प्रॉब्लम आती है, काफी ज्यादा आती है बच्चों को कि सर हमें पता नहीं लगता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं अभी आपको सारे फंक्शनल ग्रुप बता दूंगा कि आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन दे रखी है। देखो केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन होती है वो फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है। कोई कंपाउंड है तो उसमें जो भी रिएक्शन होगी किसकी वजह से होगी, फंक्शनल ग्रुप की वजह से। तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, केमिकली एक्टिव पार्ट ऑफ ए कंपाउंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन हो रही है किसी कंपाउंड का वो पार्ट जिसकी वजह से, या केमिकल कंपाउंड का वो पार्ट जो रिस्पॉन्सिबल है केमिकल रिएक्शंस के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो हम लिखते जाते हैं, साथ के साथ कॉपी कर सकते हो ये चीज आप, इसमें एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है, ये होता है हमारे पास RC डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक। मैं सर्कल करूंगा जिसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड OH को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक। अब इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो RCOOH भी लिख देते हैं, या फिर RCO2H भी लिख देते हैं। क्लियर है भाई, अगर ऐसे जैसे ये अभी आया था अगर आपको याद हो, ठीक है, अभी अपन ने DU निकाला था ना, तो इधर की साइड मैंने लिखा था इसको, तो ये क्या है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है भाई। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2। नंबर 2 क्या लिखते हैं हम, नंबर 2 लिख लेते हैं सल्फोनिक एसिड। ये फिर से आएंगे आपको, तो ट्राई करना कि अगर इसी ऑर्डर में याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं ट्राई करूंगा कि आपको ऑर्डर में लिखूं। सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड क्या है, ये तो बहुत सिंपल है, RS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, या फिर R के साथ क्या कनेक्टेड है सर, एक सल्फर और सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन, तो RSO3H, ये क्या आ जाएगा हमारे पास सल्फोनिक एसिड। तो इसमें हमारे पास जो ग्रुप है सल्फोनिक वाला वो कौन सा होता है बेटा, ये। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है कि R इज नॉट
इक्वल टू एच। आर को एच के इक्वल नहीं कर सकते। क्यों? आर को एच के इक्वल इसलिए नहीं कर सकते, अगर आपने आर को एच के इक्वल कर दिया तो ये बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो आर इधर एच नहीं होगा हमारे पास। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया सल्फोनिक एसिड। अच्छा, एक बच्चे ने मेरे मतलब कमेंट में देखा था कि ये पूछ रखा था कि सर आर क्या होता है। वैसे तो मैंने बताया था आपको, आर अगर बेटा कहीं पे भी लिखते हैं इसका मतलब हाइड्रोकार्बन है। क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन। मतलब आर कोई ऐसा कंपाउंड, ऐसा ग्रुप होगा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। क्लियर है बेटा? हाँ भाई। इसके बाद आता है हमारे पास दो आगे, नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड क्या है हमारे पास? एनहाइड्राइड। क्या है बेटा? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड का है, अब नाम से ही पता चल रहा है एनहाइड्राइड वो होता है जिसमें से H2O रिमूव कर देते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे रिमूव होता है जब IUPAC हम पढ़ेंगे, है ना। तो इसका बेटा होता है RC डबल बॉन्ड O। ये तो मतलब काफी सिमेट्रिक सा है तो अलग से दिख जाएगा। तीन तीन तो ऑक्सीजन होते हैं इसके पास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O R। या फिर अगर किसी को लिखना है तो ऐसा भी लिख देते हैं RC डबल बॉन्ड O। या फिर देखो RC डबल बॉन्ड O कितने हैं? 2, तो इसको वो लिख देता है ऐसे और फिर लिख देगा ऐसे। बात समझ मारिए। या फिर ऐसे भी लिख देते हैं काफी बार RCO, मतलब वो बॉन्ड भी नहीं विजिबल होगा और इसका होल ट्वाइस और ये आ गया O। ये सब क्या है हमारे पास? एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास 4 नंबर एस्टर। ट्राई करना बेटा इसी ऑर्डर में याद करें। एस्टर क्या होता है हमारे पास? एस्टर, इसमें कितने ऑक्सीजन होते हैं? 3, उसमें 2 ऑक्सीजन रहेंगे। RC डबल बॉन्ड OR, ये होता है हमारे पास एस्टर। ठीक है, ये दोनों R ही होने चाहिए। ये अगर R हो गया ना तो एसिड हो जाएगा। ध्यान देना, अगर इस R को आपने H कर दिया तो RCOOH हो जाएगा, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो ये पॉइंट है बेटा जो मैं जिसके लिए आपको बता रहा हूं। क्लियर है? तो या फिर आपको कैसे लिख सकता है वो? लिख सकता है वो आपको R2, मतलब इसको तो वैसे नहीं लिखता है वो, RCOOR ऐसे लिख देता है। क्लियर है भाई? तो ये हो गया हमारे पास एस्टर। नंबर 5 पे आता है कार्बोनिल, या फिर एसिड क्लोराइड भी बोल देते हैं इसको। एसिड क्लोराइड लिखता हूं मैं आपको, एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड। एसिड क्लोराइड या फिर इसका दूसरा नाम होता है बेटा एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड क्या होता है बेटा? एसिड क्लोराइड है तो देखो नाम से ही पता चल रहा होगा कि सर एसिड का क्लोराइड है। तो एसिड का क्लोराइड कैसा होता है? RC डबल बॉन्ड OH। ये तो अगर मैं नॉर्मली अगर देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बोलूं तो आप मान के चलना कि मैं ऑर्गेनिक एसिड की मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लोराइड है, तो क्लोराइड के लिए क्या करोगे आप? OH से बस क्या लगा दोगे इधर? Cl। क्लियर है बेटा? और अगर क्लोराइड की जगह हैलाइड होगा तो X आ जाएगा। X मतलब हेलोजन। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये हमारे पास ग्रुप है। इसको और कैसे लिख सकता है वो? RCOCl। क्लियर है बेटा? ये हो गया हमारे पास 5। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 6 एमाइड। नंबर 6 क्या है बेटा? एमाइड। एमाइड कैसा होता है? एमाइड होता है ऐसा, RC डबल बॉन्ड ONH2। RC डबल बॉन्ड ONH2। अब इसमें मजे की बात पहले तो एक बार ये लिख देता हूं आपको, RCO और ये आ गया हमारे पास NH2, ऐसे लिख सकता है। अब इसमें मजे की बात क्या है पता है? मजे की बात ये है क्या, ये क्या सर, कि ये ऐसे हो सकता था। कैसे? RCONH2 हो सकता है ये, या फिर ऐसे भी हो सकता है RCO, N के साथ एक H है एक R है, मतलब इसके साथ भी कोई हाइड्रोकार्बन कनेक्टेड है। और ये ऐसा भी हो सकता है RCO, ये हो गया हमारे पास, सॉरी RCO, ये आ गया हमारे RC डबल बॉन्ड O, ये आ गया हमारे पास N, इधर R, ये R। ये तीनों डिफरेंट है बेटा, पहले बता देता हूं, ये तीनों क्या है? डिफरेंट। अगर ये तीनों फंक्शनल ग्रुप कहीं पर प्रेजेंट है और आपसे पूछता है कि कितने टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, तो आप 3 बताओगे। ये तीनों क्या है? डिफरेंट। क्लियर है बेटा? लिख लेना जरूर से, इंपॉर्टेंट है ये चीज। नेक्स्ट आता है हमारे पास
6 हो गया। 7 नंबर पे साइनाइड, साइनाइड, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, नाइट्राइल। ये तो बिल्कुल सिंपल है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, या फिर इसको बोल देते हैं आर एन सी, इस टाइप से, मतलब आर एन सी भी लिख देते हैं इसको, ठीक है। कैसे कैसे लिख सकते हैं इसको, सॉरी आर सी एन, ऐसा मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 8 नंबर। 8 में क्या है, आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल या फिर आइसोसाइनाइड भी लिख सकते हो आप। ये क्या होता है बेटा, लिख लेना आइसोसाइनाइड, ठीक है, आर एन सी, या फिर इसको क्या बोल देंगे, आर एन सी। क्लियर है बेटा। इसके बाद 9 नंबर और 10 वाला रिलेटेड है तो नेक्स्ट पे लिखूंगा। 9 नंबर पर आता है हमारे पास एल्डिहाइड। 9 पर क्या आता है बेटा, एल्डिहाइड। बिल्कुल सारी चीजें समझ में आएंगी, इसलिए ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं रख रहा मैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आई आपको। और 10 पे होता है कीटोन। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है। एल्डिहाइड होता है हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और कीटोन होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। अब ये आर एच नहीं हो सकता, ये आप खुद भी बता सकते हो कि इनमें से कोई सा भी आर एच नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर सर कोई सा भी आर एच हुआ तो हम एल्डिहाइड के पास पहुंच जाएंगे। इस आर को अगर मैं एच लिखूं तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और उसके बाद क्या गया एच, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास एल्डिहाइड हो जाएगा। तो आर, यहां पर आर हमारे पास क्या नहीं हो सकता बेटा, इधर आर इज नॉट इक्वल टू एच। क्लियर है बेटा। चलिए, तो ये हमारे पास है। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हो, ये ग्रुप रहेगा इधर, ठीक है, और इधर हमारे पास ये ग्रुप रहता है, बट दोनों साइड आर होने चाहिए, ठीक है। इसको वो आर सी एच ओ लिख देता है। क्लियर है बेटा। इसको आर टू सी ओ लिख देता है। क्लियर है। 11 पर आता है हमारे पास, बस अब तो हो गए हमारे पास, ज्यादा नहीं है। 11 पर क्या आता है, 11 पर क्या आएगा हमारे पास, बोलो भाई। 11 पर आएगा हमारे पास, बोलो क्या आएगा, नहीं बताओगे, बता दो यार, एल्कोहल। बताते नहीं हो तुम लोग, है ना। और 12 पर आता है थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल, एल्कोहल कैसा होता है, एल्कोहल तो खराब होता है। ये हमारे पास आर ओ एच, आर ओ एच, ये वाला जो ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं हम, एल्कोहल। क्लियर है। और थायो अगर कहीं भी लग जाए, मतलब ओ को एस से रिप्लेस कर दो। अगर थायो कहीं पर लग जाए, मतलब ओ को एस से रिप्लेस करना है, तो थायो एल्कोहल क्या हो जाएगा हमारे पास, आर एस एच। क्लियर है बेटा। तो इसको तो इसी टाइप से लिखते हैं। इसके बाद आएगा हमारे पास 13। 13 क्या होता है, एमाइन। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, एमाइन भी इंपॉर्टेंट है। एमाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से समझेंगे। एमाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है, एमाइन क्या होता है हमारे पास, आर एन एच टू। तो इसमें भी सेम वैसे ही होगा जैसा हमारे पास किसके में होता है बेटा, ये याद है। एमाइन कितने टाइप का होता है, 3, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और तीनों जो डिग्री होते हैं वो डिफरेंट में काउंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो अलग अलग होती है। क्लियर है बेटा। तो ये हमारे पास 3 आएंगे, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूं कि एमाइन की डिग्री कैसे देखनी है। तो अभी आप ये भी नहीं बोल सकते कि सर ने बताया नहीं। ये आ गया हमारे पास आर एन एच टू, दूसरा आ जाएगा आर एन एच आर, और तीसरा आ जाएगा आर थ्री एन। क्लियर है बेटा। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री। क्लियर है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तीनों ही क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट। क्लियर है। और हमारे पास अब 2 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनकी चलती नहीं है, बट हमें काउंट करने पड़ेंगे। एक होता है हमारे पास ईथर। ईथर क्या होता है, ईथर होता है हमारे पास आर ओ आर। इसमें भी इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास दोनों आर ही होने चाहिए। अगर एक आर को एच लिख दिया तो एल्कोहल हो जाएगा, और अगर दोनों आर को एच लिख दिया तो वाटर हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो इधर भी क्या है हमारे पास, आर क्या नहीं हो सकता, एच नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो ये हमारे पास ईथर हो गया। और एक 15 की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी से, बता दो। हेलो, हेलोजेंस लिख देता हूं मैं, सिंपल। क्या होते हैं, तो एक्स, इनको तो आप सब जानते हो। एक्स क्या है इधर हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स थे। क्लियर है बेटा। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है
तो अभी आप सबको पता होने चाहिए कि कौन सा क्या फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं कि आपने कितना सीखा है। करो जल्दी से। हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड। आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप काउंट करके भी बताने हैं और आपको बेटा ये भी बताना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। बात समझ में आ रही है बेटा? करो जल्दी से, वीडियो पॉज करके करना है बेटा, ठीक है? तो हमारे पास एक तो सर ये है, तो ये R है, ये कार्बन है, तो इधर क्या हो गया ROH एक, इधर हमारे पास इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो ये C डबल बॉन्ड OH है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? देखो ये बॉन्ड आ गया हमारे पास ऐसे, ये है C डबल बॉन्ड O फिर OH, CO2H ही तो है, तो ये हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? अगर मैं इधर देखूंगा तो ये आ गया हमारे पास COH, एल्कोहल है। तो क्लियर है? अगर मैं इधर बात करूंगा तो देखो ये क्या है हमारे पास, इसको मैं लिख दिया ऐसे बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है। इसके बाद क्या है कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन। अब 3 ही बॉन्ड हुए तो एक क्या आएगा H। तो ऐसा क्या होता था? ऐसा तो सर हमारे पास एल्डिहाइड होता था। तो ये क्या हो गया हमारे पास एल्डिहाइड। और एक हमारे पास इधर ये भाई साहब बैठे शांत बेचारे, बहुत शांत है, तो इसको अगर मैं बनाऊं तो क्या बनेगा? एक C है ये वाला, इधर से बना रहा हूं मैं इसको, ध्यान से देना, ये वाला कार्बन है ये हमारे पास, इसके बाद एक कार्बन कनेक्टेड है जिसके साथ डबल बॉन्ड O है। क्लियर है? और उसके बाद एक कार्बन और कनेक्टेड है, तो ये तो कैसा है RC डबल बॉन्ड OR, कौन हो गया? कीटोन। तो कितने फंक्शनल ग्रुप है बेटा? 1 2 3 4, 4 है। बॉम्बे आंसर हो गया। कौन कौन से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो इस टाइप के भी अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आप बेटा इजीली कर पाओगे। क्लियर है? चलिए अब हमारे पास क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, वो है हमारे पास होमोलोगस सीरीज। ये आपने काफी जगह नाम पढ़ा होगा। होमोलोगस क्या होता है? होमो मतलब सेम, ठीक है? तो ये ऐसे सीरीज है, ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। इसीलिए मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताए पहले। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसीलिए मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताए पहले। तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे और जो 2 सीरीज होंगी उनमें हमारे पास 14 मोलिकुलर मास का डिफरेंस रहेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? CH2 14 ग्राम का डिफरेंस रहेगा, मतलब CH2 का डिफरेंस रहेगा। तो ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज किन की होती है? जिनमें सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होता है। बात समझ में नहीं आई? तो सेम फंक्शनल ग्रुप उधर लिखा हुआ है। एंड डिफरेंस ऑफ 14 ग्राम इन कंजुगेटिव मेंबर्स इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपको बोला कि सर CH3 या फिर CH3H, हाँ इसकी होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट वाली बताओ सर, नेक्स्ट मेंबर कौन होगा? तो इसमें एक CH2 ऐड कर देंगे। 14 ग्राम का मतलब क्या होता है? एक कार्बन का 1 मोल कार्बन मतलब 12 और 2 हाइड्रोजन, तो एक CH2 का डिफरेंस है मतलब कुल मिला के। तो इसमें क्या करेंगे? CH2 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास CH3 और एक CH2 और ऐड कर दिया, और ये वाला H था वो ऐसे कैसे, तो CH3 हो गया। इसका अगर मेरे को बनाना होगा तो क्या आ जाएगा? CH3 CH2 CH3। तो देखो एक CH2 का डिफरेंस आ गया। क्लियर है? इसका अगर बनाना हो तो क्या आ जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है? अब देखो किसी के माइंड में अगर ओनली 14 ग्राम रह गया तो वो बोलेगा कि सर क्या मैं नाइट्रोजन को भी रख सकता हूं? मतलब इनकी जगह अगर मैं नाइट्रोजन लगा दूंगा तब भी तो 14 का डिफरेंस आ जाएगा। बात सही है, बट बेटा बात आपका पॉइंट ठीक है, बट इधर प्रॉब्लम है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यह है कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब ये है हमारे पास कि अगर R CH3 CH2OH दे रखा है तो इसका होमोलोगस क्या होगा हमारे पास? CH3OH हो सकता है। बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही है, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक CH2 का डिफरेंस है। जरूरी नहीं कि मैं CH2 बढ़ाऊं ही बढ़ाऊं, कम भी हो सकता है। ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई। चलो अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे हम। बिल्कुल आपको सिर्फ ये बताना है कि वो होमोलोगस है या नहीं है।
एक इजी सा क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल बहुत इजी है यार। CH3 CH2 NH2 और दूसरा है हमारे पास CH3 CH2 NH CH2 और ये H। एक CH2 का जल्दी, सॉरी यार बता दिया मैंने, सुन लिया होगा अभी तो कुछ लोगों ने। बता भाई जल्दी से, ये होमोलोगस है या नहीं है? सर इसमें हमारे पास CH3 CH2 NH2 है, CH3 CH2 NH एक H, एक CH2 का डिफरेंस है सर, ये तो है नहीं है, ये एक दूसरे के होमोलोगस नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि सर ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। बात समझ में नहीं आई? कैसे? क्योंकि ये तो 1 डिग्री एमाइन है और ये 2 डिग्री एमाइन है। अब कोई ये नहीं पूछेगा मेरे से कि 1 डिग्री 2 डिग्री एमाइन क्या होते हैं, क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी बता देता हूं। 1 डिग्री एमाइन क्या होते हैं? जिसमें नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन के साथ कनेक्टेड हो तो एक के साथ कनेक्टेड है। 2 डिग्री क्या होता है? जिसमें नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड हो तो एक ये 2 के साथ कनेक्टेड है, क्या हो गया? 2 डिग्री। बात समझ में आई बेटा? तो ये हमारे पास आ गया कि ये एक दूसरे के होमोलोगस नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। सेम जनरल फॉर्मूला से हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि फिर हमें एन इंक्रीज करना है। जैसे अगर एल्केन का बोलूं मैं, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? CnH2n+2। तो ये n की वैल्यू में इंक्रीज, मतलब n की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा, होमोलोगस बनता जाएगा। n=1 और n=2 वाले जो कंपाउंड है एक दूसरे के होमोलोगस होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें CH2 का डिफरेंस आ जाएगा अपने आप से। बात समझ में आ रही बेटा? नेक्स्ट है दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियस सी बात है, जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि सर केमिकल प्रॉपर्टी तो फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही होती है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव डिफरेंस ऑफ CH2, ये भी हमें पता है। क्लियर है भाई? चलो क्वेश्चन के लिए चलिए करो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ होमोलोगस? जल्दी से बताएंगे बेटा, वीडियो पॉज करेंगे और देखेंगे। तो अब आपको देखना है, ये हमारे पास ROH है तो ये तो एल्कोहल है, ये हमारे पास ROR होता था ईथर, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ गया। सबसे पहले आप यही देखो कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली दिख जाएगा आपको। CH2 का डिफरेंस बाद में देखना। बात समझ में आई? इसके बाद ये सर ऑक्सीजन, ये सल्फर, ये तो दूर दूर तक नहीं है, ये एल्कोहल, ये थायोएल्कोहल। इसमें अगर हम देखेंगे तो फिर से ये क्या है हमारे पास? ईथर ROR, और ये क्या आ गया हमारे पास? एल्कोहल। ये तो कैसे भी नहीं है सर, इसमें तो CH2 का डिफरेंस भी नहीं है इवन, तो ये तो कैसे भी नहीं हो सकता। इधर ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, दोनों अल्कोहल है और CH2 का डिफरेंस भी है, तो हमारा दिल्ली आंसर हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो भाई नेक्स्ट करो, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट होमोलोगस ऑफ कीटोन? कीटोन का स्मॉलेस्ट होमोलोगस क्या होगा? करे भाई करे, खुद से दिमाग लगाएंगे, वीडियो पॉज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का मजा तभी आएगा। अगर आपने सॉल्यूशन देख लिया साथ के साथ तो मजा नहीं आएगा। मैं सॉल्व करता हूं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि कीटोन का सबसे स्मॉलेस्ट होमोलोगस बताना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं स्मॉलेस्ट कीटोन बनाऊंगा और फिर उस पे एक CH2 ऐड कर दूंगा। ये बात समझ में आई? कीटोन क्या होता है ये समझने की जरूरत है। कीटोन तो सर हमें पता है, अभी तो आपने पढ़ाया। तो देखो कितना यूज मारा है, RC≡OR, और मैंने ये भी बोला था कि RH के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब मिनिमम एक एक कार्बन तो मेरे को रखने पड़ेंगे सर। ठीक है भाई, तो मैं स्मॉलेस्ट कीटोन बनाऊंगा। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? स्मॉलेस्ट कीटोन। तो स्मॉलेस्ट कीटोन हो गया हमारे पास CH3 C≡O CH3, ये आ गया हमारे पास स्मॉलेस्ट कीटोन। अब इसका अगर स्मॉलेस्ट होमोलोगी बनाना है, स्मॉलेस्ट होमोलोगस, दिख तो रहा है ना? दिख रहा होगा। क्लियर है भाई? तो क्या बनेगा हमारे पास सर? इसमें एक CH2 ऐड कर दो। किधर की साइड करे? किधर भी कर दो, लेफ्ट राइट चलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये हमारे पास CH3 CH2 C≡O CH3, मतलब 4 कार्बन का होगा। तो अब देख लो हमारे पास ये तो सर स्मॉलेस्ट कीटोन है,
ये तो स्मॉलेस्ट कीटोन है, ये तो होगा नहीं। ये तो सर कीटोन ही नहीं है, इसकी तो क्या बात करेंगे, मतलब ये तो एल्कीन है। ये तो सर एल्डिहाइड है, ये तो एल्डिहाइड है। कैसे एल्डिहाइड है, देखो HC डबल बॉन्ड OH, स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड है। इसका नाम लिख सकते हो अगर आप लिखना हो, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं इसको, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर मिथेनॉल, क्या बोलते हैं सर, आप भी तो लिख दिया करो, फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है भाई, तो आंसर क्या हो गया, दिल्ली। क्लियर है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है इसका, जल्दी से करो। विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर ए होमोलोगस सीरीज। बेटा इस टाइप की मिस्टेक करते हैं बच्चे, नॉट करेक्ट नहीं दिखता उन्हें, सिर्फ करेक्ट दिखता है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। नॉट करेक्ट पूछा है, जल्दी से करें। ऑल मेंबर्स हैव जनरल फॉर्मूला, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही बात है कि सभी का एक जनरल फॉर्मूले से हम उसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये पॉइंट था। ऑल मेंबर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी बात सही है, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहेंगी। ऑल मेंबर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सर ने इसके बारे में तो नहीं बताया, तो सर को तो फिर तो हमें क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। नहीं, सर ने इसके बारे में बता दिया है, वैसे मतलब बताया, बोल के नहीं बताया, बट आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। बट इसकी वजह से आप क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, आपको ये ऑप्शन समझ में नहीं आया ना, कोई नहीं, इसको जाने दो, इसके बारे में नहीं पता, इसको जान दो। डी को देखते हैं, ऑल मेंबर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, हाँ ये बात भी सही है, इसका मतलब सी वाली बात रॉन्ग है। सी वाली बात क्या है, रॉन्ग है, तो अगर ये रॉन्ग है तो आंसर आ गया हमारे पास चेन्नई। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या है हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ये क्या है हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या फिर मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिक्यूलर वेट के। और अगर मॉलिक्यूलर वेट ही चेंज हो रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होंगी। मतलब अगर मॉलिक्यूलर वेट चेंज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगा, और अगर ये सारी चीजें चेंज हो रही है तो सेम कैसे हो गई, सेम तो नहीं होंगी, क्या होंगी हमारे पास, डिफरेंट होंगी। तो आई थिंक आपको इतना पोर्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या बात है हमारे पास, नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर की अब बात करेंगे हम। तो नोमेनक्लेचर में हमारे पास आता है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो स्टार्टिंग में और भी डिफरेंट मेथड्स थे, बट जो अपने पास क्वेश्चंस आता है वो आता है IUPAC का, कि IUPAC नेम लिखो। हाँ, काफी बार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि एक कॉमन नेम दे रखा है, उसका IUPAC नेम लिखना है। तो कॉमन नेम हम चैप्टर्स में इंक्लूड कर लेंगे, जैसे जैसे जो भी चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो उसमें जो भी कंपाउंड्स है जिनके कॉमन नेम हमें जरूरत है वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नेम से। तो IUPAC नेम के देखो बेटा 3 पार्ट होते हैं। IUPAC जो सिस्टम था उसने बोला कि भैया हम 3 तरीके से मतलब जो नेमिंग रहेगा उसके मेनली 3 पार्ट रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि कंपाउंड का एड्रेस बताना है, सिमिलरली जैसे हमें बताना है तो हमारे खुद का नेम, हमारे पापा का नाम और हमारे दादा का नाम, इस टाइप से। तो इसने भी 3 चीजें बताई कि भैया 3 पॉइंट रहेंगे, कौन कौन से, एक पॉइंट नंबर 1, एक पॉइंट नंबर 2 और एक पॉइंट नंबर 3। सर ये कौन से हुए, पॉइंट नंबर 1 है जो पहले लगता है, और जो पहले लगता है उसको क्या बोलते हैं सर, पहले वाले को तो प्रेफिक्स बोलते हैं और बाद वाले को सफिक्स बोलते हैं। जी हाँ, इधर भी यही है। तो ये हो गया हमारे पास प्रेफिक्स, और ये आ गया हमारे पास जो बाद में लगता है उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स, ठीक है। और जड़ क्या है, वर्ड रूट, ठीक है भाई, मेन जड़ भी तो होती है, तो ये आ गया हमारे पास वर्ड रूट। तो ये 3 पार्ट होते हैं हमारे पास। क्लियर है बेटा। अब प्रेफिक्स के भी 2 पार्ट होते हैं और सफिक्स के भी 2 होते हैं। एक कौन सा हमारे पास, प्राइमरी, एक सेकेंडरी, ठीक है। तो स्टार्टिंग देखो, जो प्राइमरी है वो वर्ड रूट के पास में रहता है। प्राइमरी कहां रहता है, वर्ड रूट के पास में। बात समझ में आ गई बेटा। तो इसके पास में रहेगा प्राइमरी वाला, और जो सबसे दूर रहती है चीजें वो कौन सी रहेंगी हमारे पास, सेकेंडरी। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया सेकेंडरी प्रेफिक्स, सेकेंडरी प्रेफिक्स, और ये आ गया हमारे पास, ये सेकेंडरी प्रेफिक्स, ये आ गया प्राइमरी, प्राइमरी प्रेफिक्स। क्लियर है। ये आ गया हमारे पास वर्ड रूट के पास में, तो क्या आ जाएगा बेटा, प्राइमरी,
क्या है बेटा, ये सफिक्स बाद में लगता है तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको सफिक्स। नेम से ही पता चल गया होगा आपको, सफिक्स है तो बाद में लगाना है, प्रेफिक्स है तो पहले लगाना है। किसके पहले किसके बाद, वर्ड रूट के, है ना। ये आ गया हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है बेटा, ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब सर ये बात तो आपने बता दी, ठीक है चीजें, बट ये तो समझाओ कि हमें होती क्या है ये। भाई आपने बता दी प्राइमरी प्रेफिक्स, सेकेंडरी प्रेफिक्स, ये सारी चीजें तो हमें समझ में आ गई, बट हमें तनिक ये भी समझा दो कि ये होती क्या है, क्या होती है, तो वो भी बताएंगे आपको। तो सारी चीजें पढ़ेंगे हम, प्राइमरी प्रेफिक्स, सेकेंडरी प्रेफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहला आता है हमारे पास सेकेंडरी प्रेफिक्स से स्टार्ट करते हैं, मतलब लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से। अब देखो, जब आपको नेम लिखना है ना, मैं वर्ड रूट भी लिख देता हूं इधर, वर्ड रूट। जब आपको नेम लिखना है तो उसका सिंपल सा फंडा है, इधर से स्टार्ट होंगे और हमारा नेम इधर खत्म होगा। लेफ्ट से स्टार्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट होंगे, एक्सट्रीम राइट तक आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सेकेंडरी प्रेफिक्स है या नहीं है, अगर है तो लिखेंगे, अदरवाइज इसको जाने दें। फिर हम देखेंगे प्राइमरी प्रेफिक्स है या नहीं है, अगर होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। फिर आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब मेरा एग्जिस्टेंस है तभी तो मैं अपने नेम के आगे पापा का नाम, दादा का नाम वगैरह रखूंगा, बात समझ में आ रही। तो वर्ड रूट का तो होना ही होना है, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब अगर ये है तो ये भी रहेगा ही रहेगा। क्लियर है भाई, तो प्राइमरी सफिक्स भी रहेगा, ठीक है। हाँ, सेकेंडरी सफिक्स का भी नहीं पता, क्योंकि काफी लोग यूज करते हैं, काफी लोग यूज नहीं करते। ग्रैंडफादर का नेम वो बता रहा हूं। हाँ, अगर हमारे पास कंपाउंड में सेकेंडरी सफिक्स हुआ तो हम यूज करेंगे, अगर नहीं हुआ तो इसको भी जाने देंगे। बात समझ में आ गई बेटा, तो ये हमारे पास फंडा है। अब हम देखते हैं कि ये सारी चीजें होती क्या है। सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रेफिक्स। सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या है हमारे पास, सेकेंडरी प्रेफिक्स होता है नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट। क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट एंड जूनियर फंक्शनल ग्रुप। इसका पॉइंट मैं आपको तब बताऊंगा जब हम आगे मल्टी फंक्शनल ग्रुप्स का मतलब नेमिंग करना सीखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट एंड जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स आर कंसीडर्ड एज सेकेंडरी प्रेफिक्स, ठीक है। ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, देखो मैं बता देता हूं आपको वैसे थोड़ा सा, क्योंकि आज हमने कुछ पढ़ा है तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा देंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास दे रखे हैं, तो मैंने ये आपको बोला ना कि ऑर्डर से याद रख लेना नेम एक बार, तो इसीलिए बताया था क्योंकि ये मैंने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही रखे हैं। आईयूपीएससी ने एसिड एनाइड्राइड को प्रायोरिटी ज्यादा दी है एस्टर से, एस्टर को ज्यादा दी है एसिड क्लोराइड से, इसी टाइप से चला है सिस्टम, ठीक है। तो ये सीनियर है, ये जूनियर है, और ये सीनियर है किनका, इन दो, इसका फिफ्थ का। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। ऐसे ही अगर ये जूनियर किसका होगा, ये जूनियर है 1 और 2 का। बात समझ में आ रही है। तो अगर मेरे पास फंक्शनल कोई कंपाउंड है, उसमें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो बाकी जितने भी हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े सारे के सारे क्या हमारे पास, सेकेंडरी प्रेफिक्स। क्यों, क्योंकि वो जूनियर फंक्शनल ग्रुप हुए। और अगर वो जूनियर फंक्शनल, भाई सीनियर कौन होता है, जो पहले आता है उसी को सीनियर बोलते हैं ना। तो सिंपल सा फंडा है, अगर 1 पे आ रहा है तो बाकी सारे क्या है, 1 के लिए बाकी सारे क्या है, जूनियर। 2 के लिए 1 को छोड़ के बाकी सारे क्या है, जूनियर। इस टाइप से चलना है सिस्टम। बहुत सिंपल है यार, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है वे। क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। तो सर ये तो समझ में आ गया जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। तनिक ये भी बता दो कि नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट में आता है हमारे पास आर। क्या आता है बेटा, आर। आर क्या होता है हमारे पास, एल्काइल। आर को क्या बोलते हैं हम, एल्काइल। अब देखो बेटा, एक चीज मैं बार बार बोलूंगा आपको, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ लेनी है। आर में एल्क जो होता है ना, एल्क, ये हमेशा नंबर ऑफ कार्बन को बताता है। किसको बताता है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन को। मतलब एल्क की जगह में नंबर ऑफ कार्बन रख दूंगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं नेमिंग करूंगा। अब कैसे नेम आता है वो अभी हम पढ़ेंगे। वैसे आपको ये, इस पर मैं अभी आऊंगा इसी लेक्चर में, बस थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ठीक है। एक तो आ गया हमारे पास आर, इसके कुछ एग्जांपल कर लेंगे हम, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारे पास ओ आर। ओ आर क्या होता है, एल्क। आर तो है इसमें भी, बट इसमें ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन आ गया तो उसको लिख देंगे हम एल्क। ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सी, बस ये लो, ऑक्सीजन आ गया तो क्या हो गया, ऑक्सी, तो इसको बोलते हैं एल्कोक्सी। फिर से वही बात सेम, एल्क मतलब क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन। एल्क क्या होता है, हमेशा नंबर ऑफ कार्बन ही होता है। इसके भी हम काफी सारे एग्जांपल पढ़ेंगे,
ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद और क्या क्या होते हैं हमारे पास, और होंगे हमारे पास हेलोजेंस एक्स। ठीक है, एक्स में हमारे पास, एक्स को क्या बोलते हैं, हेलो। चलो हेलो करे भाई, सभी को कर दे हेलो। ठीक है, अगर मेरे पास एफ आ गया तो इसको बोलते हैं फ्लोरो। अगर Cl आ गया तो बोलते हैं क्लोरो। अगर Br आ गया, ब्रोमो। और अगर I आ गया तो बोलते हैं आयोडो। मैं एक ये हटा देता हूँ ना, ये तो सर हटा रहे हो लगा रहे हो, आगे वाली चीज हटा रहा हूं मैं ना। फ्लोरो, फिर से वही लगा दिया, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, और ये क्या गया, आयोडो। क्लियर है भाई, ये लगाने की जरूरत थी नहीं। क्लियर है भाई, ये आ गया हमारे पास। और क्या हो सकता है, अगर कहीं पर NO2 आता है तो वो भी हमारे पास NO2, ये भी क्या रहेगा हमारे पास, सेकेंडरी प्रेफिक्स में आता है, इसको बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं, नाइट्रो। और क्या हो सकता है, ONO भी आता है, ONO, इसको बोलते हैं नाइट्राइटो। N डबल बॉन्ड O भी आता है, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। और अगर कुछ आएगा तो हम देख लेंगे, ठीक है भाई, और अगर कुछ आएगा तो हम देख लेंगे। तो ये हमारे पास, इनको कैसे लिखना है, इनका नेम वो अभी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास प्राइमरी प्रेफिक्स। प्राइमरी प्रेफिक्स तब यूज होगा अगर हमारे पास कंपाउंड साइक्लिक होगा। बात समझ में आ गई, अगर कंपाउंड कैसा रहेगा, हमारे पास साइक्लिक रहेगा, तो ही हम ये यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो कंपाउंड साइक्लिक होगा मतलब जब अगर मेन चेन हमारी साइक्लिक होगी जनरली, तब यूज में आता है, ठीक है। उसके अलावा होगा नहीं होगा हम देख लेंगे। तो आपको जनरली याद रखना है कि प्राइमरी प्रेफिक्स तब यूज होगा जब अगर कंपाउंड हमारे पास साइक्लिक हो। तो इसके एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो तो जनरली अगर साइक्लो यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। अगर एक रिंग होती है तो साइक्लो, दो रिंग होगी तो बाईसाइक्लो, ठीक है। और बाईसाइक्लो की जगह अगर स्पाइरो भी आ जाता है, एक रिंग है तो साइक्लो, या फिर बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो कंपाउंड बताया मैंने आपको, तो ऐसा नहीं बोल सकते। देखो बोर्ड पे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी आपको जो नहीं पढ़ाई हुई है। या फिर स्पाइरो भी, स्पाइरो क्या होते हैं, जिनमें हमारे पास दो रिंग में एक कार्बन कॉमन होता था। बाईसाइक्लो क्या बोलते थे, जिनमें दो रिंग में दो या दो से ज्यादा कार्बन कॉमन होते थे। क्लियर है भाई, तो ये तभी यूज होंगे जब हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्ड रूट। वर्ड रूट आप सबको पता है, वर्ड रूट क्या बताएगा, वर्ड रूट बताएगा बेटा कि मेन चेन, पेरेंट चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है वो बताएगा, ठीक है। तो इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। किसमें बेटा, पेरेंट चेन में हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन है उसको बताएगा, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एल से। तो सर फिर से एल का आया है, क्या ये नंबर ऑफ कार्बन को बताता है, हाँ ये नंबर ऑफ कार्बन को बताता है। तो सिर्फ हम एल लिखेंगे, मतलब अगर मेरे पास मेन चेन में एक कार्बन हुआ, कितना हुआ बेटा, एक, या फिर क्या हुए, दो, या फिर क्या हुआ, तीन, या फिर कितने होंगे, चार, या फिर क्या होंगे, पांच, या फिर कितने होंगे, छ, सात, आठ, नौ, 10, ठीक है, 11, इनकी जरूरत नहीं पड़ती है वैसे, बट लिखा देता हूं ऐसे, 12। अब देखो इनके नेम क्या होंगे, एक कार्बन है तो आप ये पढ़ चुके हो सारे, ये 9th-10th क्लास में पढ़ के आओ आप, 10th में मैथ, दो कार्बन होते तो एथ, तीन होते तो प्रोप, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ब्यूट, 5 कार्बन, पेंट 6 कार्बन, हेक्स 7, हेप्ट 8, ऑक्ट, नन, डेक, अनडेक, ऐसे, ठीक है। 20 को इकोज बोलते हैं, ठीक है।
ऐसा आ गया हमारे पास। क्लियर है बेटा? तो ये सारी चीजें वो है जो आपको पता है। क्लियर है बेटा? ये आ गए। तो अभी मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा, अभी प्राइमरी जो सेकेंडरी प्रीफिक्स छोड़ के आया ना वो। अब इसके बाद आता है हमारे पास या, ये तो होगा ही होगा मेन चेन। अब सर पेरेंट चेन क्या होती है? आपने बोला था बोर्ड पे कुछ भी होगा तो सब, तो पेरेंट चेन क्या होती है वो अभी हम पढ़ेंगे, जस्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है बेटा? अब इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है हमारे पास? इट इंडिकेट्स द सैचुरेशन और अनसैचुरेशन एग्जिस्टिंग इन द पेरेंट चेन। तो ऑब्वियस सी बात है पेरेंट चेन या तो सैचुरेटेड होगी या फिर कैसी होगी? अनसैचुरेटेड होगी। तो अगर हमारे पास रिंग है सैचुरेटेड, अगर रिंग कैसी है बेटा? सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है मतलब ऑल बॉन्ड्स कैसे हमारे पास? ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल। कैसे हैं बेटा? सिंगल। सिंगल का मतलब तो समझते होंगे, बोलो भाई। सिंगल सबसे बढ़िया होते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास? सिंगल सबसे बढ़िया होते हैं। तो सर इसके लिए लगाएंगे हम सफिक्स एन। क्या लगेगा बेटा? एन। इसके बाद अगर हमारा कंपाउंड है अनसैचुरेटेड, कैसा है बेटा? अनसैचुरेटेड। तो सर अनसैचुरेटेड में तो फिर ऑप्शंस आ जाते हैं, बिल्कुल बेटा। ठीक है? अगर सिंगल नहीं रहा बॉन्ड तो अनसैचुरेटेड रहेगा। अब अनसैचुरेटेड में हमारे पास या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अगर हमारे पास, अब देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, अगर एक डबल बॉन्ड होगा या फिर दो डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है? एक डबल बॉन्ड होगा या फिर दो डबल बॉन्ड होंगे या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा बेटा? एक ट्रिपल बॉन्ड होगा या फिर दो ट्रिपल बॉन्ड होंगे। दो ट्रिपल बॉन्ड होंगे। क्लियर है बेटा? अब देखो इसमें हमारे पास एक डबल बॉन्ड अगर हुआ तो उसको बोलते हैं इन। इन, डाई इन। ठीक है? आइन, डाइन। ठीक है? शायद स्पेलिंग देख लेना वैसे थोड़ा। ठीक है? इस टाइप से आएगा बेटा। क्लियर है? ये आ गया हमारे पास। ठीक है? अब इसके बाद आता है सर लास्ट बचा, तो हमारे पास प्राइमरी सफिक्स भी हो गया, अब बचा सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स तब आएगा, अच्छा उससे पहले एक नोट है। नोट ये हमारे पास कि अगर जो सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी सफिक्स जो है, क्या है बेटा? प्राइमरी सफिक्स अगर जैसे दो आगे या तीन आगे, जैसे ये वाली चीज है हमारे पास कि अगर डाई वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, डाई इन या फिर डाई आइन या फिर ट्राई इन या ट्राई आइन, तब जो हमारे पास वर्ड रूट होता है उसमें एक्स्ट्रा वर्ड आ जाएगा ए। क्या आ जाएगा बेटा? एक्स्ट्रा लेटर आ जाएगा हमारे पास ए। तो ये हमारे पास कि इफ प्राइमरी सफिक्स कंटेन्स डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा देन एडिशनल ए इज एडेड टू द वर्ड रूट। इसका मतलब क्या होगा? जैसे अगर मान लो हमारे पास क्या हुआ? ब्यूट। तो अब ब्यूट ना लिख के हम क्या लिखेंगे इसको? ब्यूटा। क्या लिखेंगे बेटा? ब्यूटा। ए आ जाएगा एक्स्ट्रा। बात समझ में? ये कब आएगा? जब हमारे पास प्राइमरी सफिक्स जो है उसमें अगर डाई ट्राई टेट्रा में लिखना पड़ रहा है, मतलब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो मेन चेन में, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, उस वाले केस में। बात समझ में आ गई बेटा? लास्ट है हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स। ये तब यूज होगा जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आएंगे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन से है बेटा? टिल एमाइन। टिल एमाइन, एमाइन तक है। एमाइन के बाद में आया था हेलो, उनको कुछ नहीं करना है, हेलो को बाय करो। ईथर, उनको भी बाय करो। बात समझ में आ गई बेटा? तो उनको यूज नहीं करते हैं, ये हमारे पास आ गया। क्लियर है? तो जो सेकेंडरी प्रेफिक्स है उनको सेकेंडरी प्रेफिक्स में लिखना है। अब सेकेंडरी प्रेफिक्स पर आ जाते हैं। सेकेंडरी प्रेफिक्स में हमारे पास था आर। अब देखो आर का क्या सीन है भाई? आर को क्या बोलते हैं हम? एल्काइल। आर को क्या बोलते हैं हम? एल्काइल बोलते हैं। तो अब देखो एल्काइल को कैसे लिखेंगे? अगर आर में हुआ, सॉरी, हाँ भाई, आर में हमारे पास क्या हुआ? CH3। कितने कार्बन? एक कार्बन। एक कार्बन को अभी लिखा है हमने, एक कार्बन को क्या बोलते थे? मैथ। तो एल्क की जगह क्या आ जाएगा? मैथ, और उसके बाद जो है वो एज इट इज।
मतलब ये क्या होगा, मिथाइल। एल की जगह मैथ लिखा, नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद आयल, ठीक है। C2H5 कितने कार्बन, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास एथ और बाकी आयल। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास C3H7, क्या बोलते हैं, तीन को प्रोप, और उसके बाद आयल। बात समझ में आया। सिमिलरली ऐसे अगर इधर आ गया आपके पास OCH3, कितने कार्बन, एक, तो एल की जगह एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ, तो ये आ गया हमारे पास मिथॉक्सी, ठीक है। दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास इथॉक्सी। क्लियर है भाई, तो याद नहीं करना है कुछ भी, बस समझनी है चीजें। क्लियर है बेटा। तीसरा है हमारे पास OC3H7, क्या आ जाएगा, प्रोपोक्सी। क्लियर है बेटा, तो ये आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास ये समझ में आ गया कि प्राइमरी प्रेफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि सर जो आपने पेरेंट चेन वाली बात कही थी वो थोड़ा समझाओ। तो उसके लिए अब हमारे पास दो चीजें हैं। सबसे पहले हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करना सीखेंगे, देन हम ये सीखेंगे कि पेरेंट चेन की नंबरिंग कैसे करते हैं। बात समझ में आ रही बेटा। तो सबसे पहला आता है हमारे पास रूल्स फॉर नंबरिंग ऑफ रेडिकल्स। क्या है बेटा, रूल्स फॉर नंबरिंग ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होते हैं हमारे पास, जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम रेडिकल्स बोलते हैं। जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम रेडिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये करने के बाद, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, वही है बेटा सेकेंडरी प्रेफिक्स, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, ये सेकेंडरी प्रेफिक्स, ये सब यूज में आएंगे, ठीक है, कि किस टाइप से आपको नेम लिखना है, किस टाइप से आपको नेम लिखना है। तो अब देखो हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, देखो भाई। सबसे पहला हमारे पास रूल्स फॉर पेरेंट, रूल्स फॉर पेरेंट चेन सिलेक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, रूल्स फॉर पेरेंट चेन सिलेक्शन। इस वाले टॉपिक को बाद में करेंगे हम। क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे हम रूल्स फॉर पेरेंट चेन सिलेक्शन, ये भी करेंगे हम, ठीक है। बट ये एक बार मेन चेन सेलेक्ट कर ले और नंबरिंग करना सीख जाए, देन हम ये लिखेंगे कि रेडिकल्स का नेम कैसे करना है। क्लियर है बेटा। तो रूल्स फॉर पेरेंट चेन सिलेक्शन में सबसे पहला रूल क्या आता है हमारे पास, सबसे पहला रूल है हमारा, क्या रूल है, कि सेलेक्ट चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब पेरेंट चेन वो होती है जो लॉन्गेस्ट होगी। अब लॉन्गेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रेट ही होनी चाहिए, नहीं, लॉन्गेस्ट होगी मतलब लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। सर ये क्या बात हुई, देखते हैं बेटा अभी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 ये दे रखा है मान लो हमारे पास, और आपको मेन चेन सेलेक्ट करनी है। क्या करनी है बेटा, मेन चेन सेलेक्ट करनी है। तो आप ध्यान से देखेंगे बेटा। अच्छा, अब आप अपनी नोटबुक में रॉन्ग वाला भी बनाओगे और राइट वाला भी बनाओगे, तो एटलीस्ट 3 कलर के पेन होने चाहिए आपके पास, एटलीस्ट 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, एक तो मैं येलो ही कर देता हूं सेम। एक तो सर मेन चेन आ गई हमारी ये। दूसरी मेन चेन क्या हो सकती है, दूसरी मेन चेन हो सकती है हमारी कौन सी बेटा, दूसरी मेन चेन होगी हमारी ये, ठीक है। अगर कोई तीसरी ये बोलना चाह रहा है कि सर ये, तो बेटा ये तो लॉन्गेस्ट नहीं हो सकती ना, ये तो छोटी सी हो गई है ना। अब देखो हमारे पास पहला है कि सर अगर किसी ने बोल दिया कि स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट होगी, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, और स्ट्रेट में इधर 1 2 3 इसमें 3 ही कार्बन है, तो स्ट्रेट की तो 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन वो ये कर देगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है, मेरे को कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। तो 1 2 3 4 5 6, तो मैक्सिमम कितने कार्बन की चेन बन रही है मेरे पास, 6 कार्बन की। इसमें कितने कार्बन है, पिंक वाली में, पिंक से लिखूंगा मैं इसको, पिंक वाली में हमारे पास 6 कार्बन, और येलो वाली में कितने कार्बन है, 5 कार्बन। तो लॉन्गेस्ट मेन चेन कौन सी हो जाएगी हमारे पास, 6 कार्बन की हो जाएगी। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब अगर क्रिएटिविटी नहीं दिखाए बच्चा तो फिर मजा कैसे आए। अब एक बच्चा बोलता है कि सर ये बात तो हमें समझ में आ गई कि लॉन्गेस्ट चेन मेन चेन होगी, बट अगर ऐसा हो गया कि 2 चेन ऐसी आ जाए, कि सर अगर 2 चेन ऐसी आ जाए जिनमें हमारे पास मेन चेन की साइज सेम आ जाए, तो फिर कैसे डिसाइड होगा। अगर कोई कंपाउंड ऐसा हो कि उसमें 2 चेन ऐसी मिल रही है जिनमें नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है, सेम है,
तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे, देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट रूल क्या बोलता है हमारे पास, इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम इन मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन। अगर हमारे पास क्या बोल रहा है वो, इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम इन मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन, अगर लॉन्गेस्ट चेन ऐसी आ रही है, दो लॉन्गेस्ट चेन मेरे को ऐसी मिल रही है मिनिमम जिनमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे लॉन्गेस्ट चेन में, जिस लॉन्गेस्ट चेन में, ध्यान रखना मैं लॉन्गेस्ट चेन बोल रहा हूं, ऐसे नहीं कोई छोटी सी उठा के उसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट काउंट कर रहे हो, नहीं वो नहीं चलेगा। सबसे पहले देखो, अब मैं एक पॉइंट बोलना चाह रहा हूं आपको इधर, जब हम IUPAC पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे नॉकआउट टूर्नामेंट होगा। क्या होगा बेटा, नॉकआउट टूर्नामेंट, मतलब अगर मैच होगा दोनों में, हम देखेंगे दोनों में कंपेयर करके, अगर कोई हार गया तो वो बाहर है, फिर उसको हम देखेंगे नहीं, वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया, ठीक है। अगर किसी में टाई हो रहा है तब हम उसके लिए नेक्स्ट रूल लगाएंगे, बात समझ में आ गई। तो रूल नंबर 1 था हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन वाला, तो लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, अब उसके पास जिनमें लॉन्गेस्ट चेन आएगी उन्हीं में कंपेयर करेंगे। सर क्या कर रहे हो, बोल ज्यादा रहे हो लिख कम रहे हो, देखते हैं भाई। इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम इन मोर देन वन चेन, वन लॉन्गेस्ट चेन, देन मोर सब्स्टिट्यूटेड लॉन्गेस्ट चेन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर सब्स्टिट्यूटेड लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन की बात करेंगे बेटा, इसमें किसकी बात करेंगे हम, लॉन्गेस्ट चेन की, ऐसे नहीं किसी की बात कर रहे हो। विल बी पेरेंट चेन, क्या मतलब है इसका, देखो एग्जांपल से समझते हैं बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा टाइम देना क्योंकि मेरे को बनाने पड़ेंगे, है ना। तो ये आ गया हमारे पास 1 2 3, ठीक है, एक ही आ गया, क्लियर है भाई। अब लॉन्गेस्ट चेन अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, एक तो ये, क्लियर है, और दूसरी हमारे पास है ये दो ही हमारे पास, क्लियर है। अब ये तो कोई एक कार्बन को लेकर कहां जाओगे, बात समझ में आ गई। कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। येलो वाले ने बोला कि सर 7 कार्बन है, तो दूसरे कलर वाला बोलता है कि भैया हम भी पीछे नहीं है, हमारे में भी 7 कार्बन है, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई, अरे क्लियर है, बोलो भाई। इसमें भी 7, अच्छा कोई ये भी सोच रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, वैसे इसमें एक चेन और बनेगी जिसमें फिर से 7 आ रहे हैं, बट वो दोनों सेम ही हो जाएंगी। तो मैं ऐसा करता हूं, अब ठीक है, अब सही है क्या, हाँ भाई ठीक है, हाँ भाई। ये बोला, येलो वाले ने बोला 7 कार्बन है, दूसरा कलर वाला बोल रहा है 7 कार्बन है, तो कैसे डिसाइड करे, फिर कैसे डिसाइड करे, तो फिर ये रूल नंबर 2 आया हमारे पास। इन दोनों में टाई हुआ तब मैं देख रहा हूं, टाई वाली जो बात बोल रहा था ना, तभी मैं इन दोनों में देख रहा हूं, बात समझ में आ रही। तो अब जो भी मैं रूल नंबर 2 लगाऊंगा वो इन दो में ही लगाऊंगा जिनमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है। अगर कोई 6 कार्बन की चेन होती उसमें हम नहीं देखते, चाहे उसमें 10 सब्स्टिट्यूएंट आ जाते, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि वो रूल नंबर 1 में ही नहीं आ रहा है, वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, बात समझ में आ गई। तो अब हमने देखे कि सर इसमें हमारे पास कितने हैं, येलो वाले में हमने, अब देखो येलो वाले के, येलो तो है ही नहीं, सॉरी पिंक है, सर को ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस है ना। कितने कार्बन है, 7, क्लियर है। हाँ, अब अगर मैं पिंक वाले कलर को देखूं तो कितने सब्स्टिट्यूएंट है, पिंक को पिंक कलर से सब्स्टिट्यूएंट बनाऊंगा, एक तो इधर ब्रांचिंग हो रखी है, एक पिंक वाले के लिए दूसरी ब्रांचिंग हो रखी है इधर 2, और पिंक वाले के लिए तीसरी ब्रांचिंग हो रखी है इधर 3। बात समझ में आई नहीं आई, कितनी ब्रांचिंग हो रखी है, 3, ठीक है भाई। तो इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखते हैं हम इसके लिए, तो इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट है, इसके लिए हम देखते हैं। तो इसके लिए सर ये मेन चेन है, तो एक तो ये तो सर इसमें भी है, और एक ये 2, सर ये भी तो है। तो बेटा ये इस कार्बन, इसके कार्बन के मेन चेन के कार्बन के साथ थोड़ी ना कनेक्टेड है, अरे इस कार्बन को अलग से सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी ना काउंट कर सकते इस कलर के लिए। क्यों, क्योंकि सर ये मेन चेन के कार्बन के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये तो इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है जो इस वाले कलर में, इस वाले कलर की मेन चेन में है ही नहीं। तो इसका मतलब इस वाले में कितने सब्स्टिट्यूएंट आए हैं, 2। ये कलर पता है मेरे को, ग्रीन है, ठीक है ना। कितने आए, 2 सब्स्टिट्यूएंट आए, क्लियर है बेटा। तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट, इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट, कौन जीत गया, पिंक वाला।
तो पिंक वाली चेन मेन चेन होगी। क्लियर है? अगर किसी के माइंड में आ रहा है कि सर मैं इसको ऐसे भी लेके जा सकता था, तो बेटा चाहे ऐसे लेके जाओ चाहे ऐसे लेके जाओ, सेम ही बनेंगे। ठीक है, चलिए अब फिर से क्रिएटिविटी बच्चे में, खुराफाती दिमाग तो होता ही है। सर अगर इधर भी टाई हो गया तब क्या करेंगे? तो अब ऐसे थोड़ी ना टाई होता जाएगा। चलिए अगर इधर भी टाई हो गया तो उसका फिर से रूल है। रूल बिल्कुल सिंपल है, जो हमने अभी किया ना वही करेंगे। क्या किया हमने? सर अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जिसमें ज्यादा होंगे वो पहले आएगा। अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम आ गए तब क्या करेंगे? तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम आ गए तो जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन पहले आएगी वो पहले हो जाएगी। भाई सबसे पहले मैंने डिसाइड किया लॉन्गेस्ट चेन से, उधर टाई हुआ तो मैं देख रहा हूं नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से। अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी टाई हो गए तो जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मेरे को पहले मिल रही है वो मेन चेन हो जाएगा। बात समझ में आई? तो क्या है रूल नंबर नेक्स्ट 3, इफ द नंबर ऑफ साइड चेन, साइड चेन भी इसी को बोलते हैं। साइड चेन किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को ही बोलते हैं बेटा। If the side number of side chains या substituents are also same, then we take parent chain which has substituent at lower number। तब हम उस चेन को मेन चेन लेंगे जिसमें substituent lower नंबर पर आएगा। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ हमारे पास कि देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना दिए मैंने रैंडम, है ना? ठीक है ना? सच में रैंडम बनाए, पता नहीं मेरे को। 3, ठीक है। अब इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट भी सेम आने चाहिए। हाँ भाई देखो, एक तो हो गई हमारे पास ये मेन चेन, है ना? दूसरी पॉसिबिलिटी, दूसरा दिमाग यही लगाएंगे बस, इसके अलावा तो कुछ लगना नहीं चाहिए। क्लियर है भाई? ये आगे दो। अच्छा, चाहे कोई इधर घूमना चाहे वो भी यही बात है, चाहे इधर जाना चाहिए। अब सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा है, पिंक। ठीक है भाई, पिंक कलर वाला क्या बोल रहा है? पिंक कलर वाला बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, पिंक वाला बोल रहा है 8 कार्बन। फिर ग्रीन वाला क्या बोल रहा है? ग्रीन वाला बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट पर आते हैं। पिंक वाले के सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, पिंक कलर से देखेंगे। ये पिंक वाले का 1 और ये पिंक वाले के 2 और ये पिंक वाले के 3। कितने सब्स्टिट्यूएंट हुए बेटा? 3। तो पिंक वाले के हो गए हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रीन वाले के। तो ग्रीन वाले के कितने सब्स्टिट्यूएंट है? ग्रीन वाला हमारे पास ये जा रहा। अच्छा, ग्रीन वाले के सब्स्टिट्यूएंट ही कम रह गए क्या? तो ये तो भैया भारी नुकसान हो गया है, ये तो भारी नुकसान हो गया है। सब तुम्हें लग रहा होगा, हमें नहीं लग रहा। हाँ भाई, ग्रीन वाले के कितने सब्स्टिट्यूएंट हुए? ग्रीन वाले के सब्स्टिट्यूएंट है एक ये, दूसरा हमारे पास ये, और तीसरा हमारे पास ये 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गए किसके? ग्रीन वाले के। वैसे यार सेम ही होने चाहिए थे। ठीक है, चलो देख लेते हैं कितने आ गए बेटा? 3 सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें भी कितने? 3। तो अब कैसे डिसाइड करें? अब कैसे डिसाइड करें? तो अब मैं देखता हूं सबसे पहले कि पिंक वाले के पास सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम कितने पर मिल रहा है। पिंक वाले का देखा मैंने 1 2 3 पे मिल रहा है, या फिर 1 2 2 पर मिल रहा है, या तो 3 पर मिल रहा है या 2। तो मैं तो 2 वाला ही काउंट करूंगा, मिनिमम देखना है। तो पिंक वाले को मिलता है, ये सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है? सेकंड कार्बन पर। किस पे है बेटा? सेकंड कार्बन पर। अब ग्रीन वाले के लिए देखते हैं। तो ग्रीन वाले के लिए इधर से अगर देखूंगा 1 2 3 कितने पर आ रहा है? 3 पर। नेक्स्ट तो 4 पे आ रहा है, तो ये तो देखने की जरूरत नहीं है। इधर से देखेंगे तो 1 2 3 पर आ रहा है। तो इसमें मिनिमम जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है वो किस पे है? थर्ड कार्बन पर। किस पे बेटा? थर्ड कार्बन पर। तो हमें तो मिनिमम वाला लेना था, तो फिर से कौन जीत गया? पिंक जीत गया। इसका मतलब पिंक वाली लाइन हमारी, मतलब पिंक वाली जो चेन होगी वो मेन चेन होगी। तो पिंक वाली चेन मेन चेन हो जाएगी। बात समझ में नहीं आई? बोलो भाई, क्लियर है बात? अरे बात क्लियर है ना? तो ऐसे हमें मेन चेन सेलेक्ट करनी है। अब भी अगर किसी को लगता है कि इधर भी टाई हो गया, तो उसका भी एक रूल होता है, बट वो अपने नीट में नहीं आता, इवन जेई वालों को भी नहीं पूछता है, तो इसलिए मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा। अब अगर हमें आना है ना, मतलब रूल क्या होता है कि सब्स्टिट्यूएंट के भी सब्स्टिट्यूएंट पर जाते हैं हम। ठीक है, तो वो वाली बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने है नहीं। ठीक है भाई, चलिए तो ये आ गया हमारे पास कि मेन चेन कैसे सेलेक्ट करनी है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम रूल फॉर नंबरिंग, कि नंबरिंग के लिए क्या करना है। तो नंबर, ये तो हो गया पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। अब हम देखेंगे कि नंबरिंग के लिए क्या रूल है। तो नंबरिंग के लिए बिल्कुल सिंपल सा रूल है
कि नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिधर सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिल रहा हो। ध्यान रखना, ये पॉइंट मैं बार बार बोल रहा हूं कि सम रूल कभी भी नहीं देखोगे। एक मतलब काफी जगह पढ़ा होगा सबने कि सब्स्टिट्यूएंट जितने जितने पोजीशन पर आ रहे हैं तो उनका सम कर लेंगे और फिर जो मिनिमम आएगा उस पे कर लेंगे। बेटा वो नहीं यूज करना है, मैं बता दूंगा वो फेल हो जाएगा। उसमें आपको 10 तो मतलब 4-5 तो कंडीशन याद करनी पड़ती है कि ये तब यूज करना है तब नहीं करना, मतलब कहीं ना कहीं कंडीशन याद करनी पड़ेगी। हम ऐसा रूल याद करेंगे, हम ऐसा रूल माइंड में रखेंगे जो सभी जगह एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और उसका सिंपल सा रूल यही है कि हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मिनिमम मिले। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर दोनों साइड से सेम मिलेगी तो मैं नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट पे चला जाऊंगा, रूल सेम ही है। बात समझ में आई कि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम मिले तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 4, बिल्कुल सिंपल सा लेता हूं मैं। इधर लगाया हमने क्लोरीन, इधर लगाया क्लोरीन, मेन चेन का कोई पंगा ही नहीं। अभी मेन चेन आ गई हमारे पास, एक ही चेन बन रही है मेन चेन, ये आ गई हमारे पास, क्लियर है। अच्छा, मेन चेन में कार्बन को ही काउंट करते हैं, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो क्लोरीन को भी काउंट कर ले। और किसी के माइंड में ऐसा तो नहीं आ रहा सर इधर सी है ABC है, ये तो नहीं आना चाहिए यार, क्लोरीन है ना, ठीक है। हाँ भाई, 4 कार्बन हो गए। अब नंबरिंग की मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी, एक है 1 2 3 4 और दूसरी पॉसिबिलिटी है मेरे पास 1 2 3 4। तो मैंने लेफ्ट साइड से देखा कितने पर आ रहा है 2 पर, राइट साइड से देखा कितने पर आ रहा है 1 पर। सब्स्टिट्यूएंट कितना आ रहा है 1 पर, इसलिए कौन जीत गया हमारे पास, ये जीत गया, कौन सा, येलो वाला। तो ये हमारे पास मेन चेन हो जाए, मतलब नंबरिंग हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, क्लियर है। अच्छा, इसमें जो मैं दूसरे पॉइंट की बात कर रहा था, दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे मान लो अगर ये आ जाता 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर मेरे पास Cl, इधर मेरे पास Cl, ठीक है, और इधर है मेरे पास मान लो फिर से Cl, ऐसा आ गया। फिर मैंने क्या की, मेन चेन सेलेक्ट किया, मेन चेन यही बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरी नंबरिंग की मैंने 1 2 3 4 5 6। देखो क्या हुआ, अभी है ना वो आप मिनिमम सम रूल वाला लगाओगे ना, अभी लगेगा वो, बट आगे फेल हो जाएगा, मैं बता भी दूंगा आपको कहां फेल हो रहा है। नंबरिंग स्टार्ट की मैंने, रेडी हूं मैं, है ना, तुम लोग रेडी हो। इधर से की पिंक 1 2, सब्स्टिट्यूएंट कितने पर आया 2 पर, उधर से मैं साथ के साथ कर आ रहा हूं 1 2 2 पर सब्स्टिट्यूएंट हुआ, टाई हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो मिनिमम पे देखते चलना है। फिर नेक्स्ट कार्बन को देखेंगे, इधर से देखा 3 पर सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है, इधर 3 पर सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब ये जीत गया। तो नंबरिंग कौन सी सही है, ये वाली नंबरिंग सही है, और जो पिंक वाली नंबरिंग है मतलब जो लेफ्ट से की है वो रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि इधर 3 से मिल गया मेरे को सब्स्टिट्यूएंट, इधर 3 पर कुछ नहीं था तो वो जीत गया। बात समझ में आई, सिंपल सा रूल है, मिनिमम पे देखेंगे। बट सर अगर ऐसा हो गया कि मिनिमम पर भी सेम आए, मतलब जैसे मान लो मेरे पास ये आ गया 1 2 3 4 5, इधर मैंने लगाया Cl, इधर लगाया Br, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल। अब कैसे करेंगे सर, अब कैसे करेंगे, अभी तो हमारे पास चीजें सेम है, बोलो भाई अब कैसे करेंगे। देखो क्या है हमारे पास 1 2 2 पर क्लोरीन, 1 2 2 पे ब्रोमीन, तो सर लेफ्ट से भी 2 पर और राइट से भी 2 पर, क्लियर है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं सर, अगर ऐसा बताया तो आपने बताया, नेक्स्ट वाला देखते हैं, बिल्कुल सही है 1 2 3 4, तो सेकंड वाला किधर से आ रहा है, 4 पर आ रहा है लेफ्ट से, इधर से देखेंगे तो 2 पर पहला 4 पे दूसरा, ये फिर से टाई हो गया। तो अगर ऐसा टाई हो रहा है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन टाई हो रही है, तब हम जाएंगे किस पर बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लास्ट रूल होता है, बात समझ में आई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे मैं लास्ट पे जाता हूं, बात समझ में आई बेटा। अगर किसी का नाम हो अमन, मतलब 2 लड़कों के नाम अगर ए से स्टार्ट हो रहे, तो क्लास याद करो 9 10 में कैसे रोल नंबर होते थे, जिसका अल्फाबेटिकल में पहले आता है, बात समझ में आई। तो सेम इधर भी आएगा। तो अब अल्फाबेटिकल किसका, सब्स्टिट्यूएंट का, ये क्या होता है क्लोरो, और ये क्या है, ये क्या नाम है बेटा, ब्रोमो। बट ये कब देखना है, जब हमारे पास टाई हो रहा हो। तो एक था मेरे पास 1 2 3 4 5, और दूसरा है हमारे पास 1 2 3 4 5, बात समझ में आ रही है बेटा। तो इनमें इधर से भी टाई हुआ, इधर से भी टाई हुआ, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग। बट उसके बाद इधर है बी, और इधर ब्रोमो का बी, और इधर क्लोरो का सी, पहले कौन आता है, बी, क्लियर है। तो इसलिए ग्रीन वाली नंबरिंग सही है, और ये क्या है बेटा, रॉन्ग है, बात समझ में आई। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे बेटा,
नंबरिंग कर लेंगे। क्लियर है बेटा? इस टाइप से क्या करेंगे हम, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास नंबरिंग। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे बेटा? नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक तो सबसे पहले बताऊंगा आपको फ्री रेडिकल्स के नेम कैसे लिखने हैं, और उसके बाद हम नेमिंग स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को एल्केन के नेमिंग लिखना आ गया तो उसको सबका नेम नोमेनक्लेचर आ जाएगा, फिर चाहे अनसैचुरेटेड हो, मल्टी फंक्शनल या फंक्शनल वाला हो, कोई भी हो, सारे बेटा हो जाएंगे आपके। क्लियर? ठीक है, तो कल हम एल्केन, एल्कीन, ठीक है, और एक दो फंक्शनल ग्रुप भी कर लेंगे। क्लियर है बेटा? तो आज हमने यही पढ़ा है। अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा थैंक यू। तो अच्छे से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।